माघ मेला में ज्योतिष पीठ के विवादित शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से जो टकराव हुआ, जो टसल हुई, क्या वो पूरी तरह ऑर्गेनिक था? क्या ये मसला अखिलेश यादव वर्सेस सरकार या योगी जी के साथ है? ये दिल्ली बनाम लखनऊ है। अभिमुक्तेश्वरानंद को मैं थोड़ा सा धर्माचार के साथ साथ ना एक एक्टिविस्ट भी मानता हूँ। उस वक्त उनकी अखिलेश यादव से ठन गई थी। आज सामने सत्ता में बीजेपी नजर आ रही है तो उनसे ठनी हुई। वो उनकी पहचान एक सत्ता विरोधी संत की या शंकराचार्य की बन गई है। मामला बिगड़ा तब जब यहाँ पर जो शंकराचार्य के जो शिष्य थे उन पर धरपकड़ शुरू हुई। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आए जहां पर आपने देखा पुलिस बाल पकड़ रही है। लोहिया जी का एक सेंटेंस याद आ रहा है कि राजनीति का धर्म होता है और धर्म भी एक राजनीति है। क्यों केपी मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी शंकराचार्य को प्रणाम कर रहे हैं, जिनके शंकराचार्य के सवाल पर ही डीएम साहब ने सवाल खड़ा कर लिया? सनातन का सम्मान अगर भाजपा की सरकार से या योगी सरकार से टकराता हुआ दिखे तो इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान? ऑप्टिक्स क्या है इसकी? घाट पर जाते हैं ना, अब संगम के घाट पर है तो कहीं कहीं मिट्टी लगती है, कहीं कहीं वो कीचड़ दलदल हो जाता है और दलदल में पैर फंस जाता है। वो बॉर्डर आपको पता नहीं होता संगम नोच पे कि कहाँ आपका पैर ठीक रहेगा, कहाँ धसक जाएगा। इस कालनेमी विवाद का जनक ऐसा तो नहीं कि अब भी पर्दे के पीछे। सतुआ बाबा की गाड़ी जहां दिख रही है उससे समझिए कि नैरेटिव क्या बनने वाला है आने वाले दिनों। वो एक नीली पोर्शे कार में घूमता हुआ एक संत जिनके पास डिफेंडर भी है। और मुख्यमंत्री का मूड ठीक रहे उसकी दवाई इन लोगों ने ढूंढ ली थी सतुआ बाबा को। जब सतुआ बाबा बैठते थे तो बीच बीच में योगी जी क्या ना हंसी ठिठोली करते हैं। मतलब उनका कंफर्ट जोन सतुआ बाबा से इतना अच्छा है तो उससे क्या होता है, बहुत लाइटर मूड में पूरी बैठक खत्म हो जाती है। मुख्यमंत्री के जोक बडी हैं वो। हाँ बिल्कुल एकदम। Brought to you by Sensodyne DSP and Goldie मसाले। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। भारत की राजनीति में धर्मगुरु हमेशा हर काल में चर्चित रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के माघ मेला में ज्योतिष पीठ के विवादित शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से जो टकराव हुआ, जो टसल हुई, क्या वो पूरी तरह ऑर्गेनिक था? क्या योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी थी? सनातन का सम्मान अगर भाजपा की सरकार से या योगी सरकार से टकराता हुआ दिखे तो इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान? ऑप्टिक्स क्या है इसकी? और इस कालनेमी विवाद का जनक ऐसा तो नहीं कि अब भी पर्दे के पीछे है? नेता नगरी में आज इसी पर बात करेंगे। इसके बाद नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने की चुनौतियों पर भी बात होगी। उनके पहले भाषण से क्या संकेत मिले और उनकी संभावित टीम के बारे में क्या अंदाजे लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप मिश्र और आप देख रहे हैं हफ्ते का राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम नेता नगरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो इस सत्र पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आशीष मिश्रा, एसोसिएट एडिटर हैं आप इंडिया टुडे पत्रिका के साथ। पंकज झा, पॉलिटिकल एडिटर दी ललन टॉप हमारे साथ हैं। सिद्धांत मोहन, आप ललन टॉप के संवाददाता के रूप में इस समय प्रयागराज में ही हैं जहां ये सारी घटनाएं, विवाद जन्म ले रहे हैं। समर श्रीवास्तव सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लखनऊ ब्यूरो के, इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए ही, और इस घटना को वो शुरू से कवर कर रहे हैं बतौर पत्रकार। विजय जी, आपका स्वागत इस चर्चा में। क्रोनोलॉजी हमें पता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद नहाने के लिए जा रहे थे, पालकी में विराजमान होकर के पुलिस ने कहा कि आपने बैरिकेड तोड़ा, नोटिस में सब लिखा हुआ है, और इस आधार पर उनको उनके वापस आश्रम के बाहर ला करके छोड़ दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आरोप यह है कि उनके बटुकों के साथ मारपीट की पुलिस ने, और उसके बाद अगले दिन ये हुआ कि पुलिस ने नोटिस भी जारी कर दिया कि साहब आपने शंकराचार्य क्यों लिख रखा है, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। पर ये मसला कैसे उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर की राजनीति का विषय बन गया? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बात हो रही है, शंकराचार्य वो है, तो हम लोग बहुत बहस कर रहे हैं कि प्रशासन पर, कहाँ हम जा रहे हैं कि प्रशासन पर ने गलत किया कि सही किया। असल बात यह है, मूल सवाल यह है कि क्या ये मसला प्रशासन का है? यदि हम ये समझ रहे हैं तो ये वो आइसबर्ग को छूने जैसा है, या संगम का किनारा है तो किनारे पे संगम नोच पे जाने की बजाय इधर किनारे पे कोई नदी का छोटा सा हिस्सा, वहां आपने स्नान कर लिया, वैसा है। प्रशासन इसमें है ही नहीं।
आप क्या समझते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इतने ताकतवर मुख्यमंत्री कम है उत्तर प्रदेश में? उनकी इच्छा के बिना, उनके इशारे के बिना, इशारा ना भी कहें, उनकी असहमति पर क्या कोई प्रशासन स्वामी जी को या किसी और को ऐसे रोक सकता है? और उसके थोड़ी देर बाद एक और महाराज की गाड़ी वहां से चली जाती है। तो प्रशासन को यदि हम बार बार देख रहे हैं, इसका मतलब या तो हम कुछ नजरें चुराना चाहते हैं या कुछ बचाना चाहते हैं। प्रशासन ना कह के मुख्यमंत्री या सरकार कहें, मुख्यमंत्री को। अच्छा, मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी को या सरकार को नहीं पता, ये मान लेता हूं मैं कि प्रशासन में किसी ऑफिसर ने रोक दिया, क्या 4 दिन में भी जानकारी नहीं है? 4 दिन में इसकी जानकारी है कि नहीं है सरकार को कि भाई क्या हुआ था? तो क्या सरकार ने कुछ बातचीत को सुलझाने की कोशिश की? नहीं की। और फिर तो जैसे प्रशासन होता है, एक दिन में डीएम साहब का ट्रांसफर हो जाता है। आजकल तो आप वैसे ही ट्रांसफर कर देते हैं डीएम साहब का। यदि आप सीजीएम का ट्रांसफर कर देते हैं तो डीएम को छोड़िए। और फिर उससे भी आगे का मसला, एक लाइन और बता दूं यदि आपकी इजाजत हो, कि क्या ये मसला अखिलेश यादव वर्सेस सरकार या योगी जी के साथ है? ये दिल्ली बनाम लखनऊ है। ये क्यों केपी मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी शंकराचार्य को प्रणाम कर रहे हैं, जिनके शंकराचार्य के सवाल पर ही डीएम साहब ने सवाल खड़ा कर लिया? आप मुस्कुराते बहुत हैं, और मुस्कुराने का मतलब है कि आपके पास सब जवाब है। तो पंकज जी, इसी पर जवाब चाहिए कि ये दिल्ली और लखनऊ, भाई अभी तक की व्याख्याएं ऐसी थी कि कांग्रेस और विपक्ष अभिमुक्तेश्वरानंद के पीछे है। कोई और पीछे है क्या? दिल्ली में कोई और पीछे है जो योगी आदित्यनाथ की हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि से बहुत सहज नहीं? देखिए, बात तो कुछ है, मतलब इसमें तमाम तरह की चीजें हैं। देखिए, ये महज संयोग नहीं होता है कि एक ही दिन और कमोबेश एक ही समय रहा होगा जब हरियाणा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ साफ बिना अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए हुए कह रहे हैं कि भाई हमारा मैसेज क्या है। और उसी समय में यूपी के पूर्वांचल के आजमगढ़ में डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, वो उनको शंकराचार्य संबोधित करके कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद को, जिनको लेकर के प्रयागराज में नोटिस भेजा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, इसका भी जवाब दीजिए। नोटिस का जवाब चला गया। और एक बार नहीं कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, ये बात उन्होंने 2 बार कही। यही नहीं, मुझे ये पता चला है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो कल कानपुर गए थे। यूपी सरकार के एक मंत्री है राकेश सचान, उनके बारे में भी कहा जाता है कि राकेश सचान की करीबी जो है नजदीकियां वो दिल्ली से हैं, लखनऊ से नहीं है। उन्हें क्या कोई शादी विवाह का कार्यक्रम था, उसमें गए थे। उनसे भी जब पत्रकारों ने पूछा तो इशारों ही इशारों में उन्होंने भी यही बात कही जो केशव प्रसाद मौर्य ने थोड़ा खुले तरीके से कही। तो ये बात कहा जाने लगा है। अब इसकी मतलब कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी पक्के तौर पे मुझे जानकारी नहीं है। और ये कोई पहली बार यूपी के प्रसंग, यूपी को लेकर ये बात पहली बार कही जा रही है, ये भी नहीं है। और ये सब अनायास नहीं होता है। मैंने इस बारे में पार्टी के सीनियर लीडर से चर्चा की तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये बात जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, पार्टी के अंदर तमाम लोग जो है वो कोई नहीं कह रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यहाँ एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि ब्राह्मण वाला भी एंगल आ गया अभिमुक्तेश्वरानंद में। तो अब ब्रजेश पाठक ब्राह्मण हैं, उनसे भी पत्रकारों ने यही सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। केशव प्रसाद मौर्य ही क्यों? तो ये कुछ जो चीजें आ रही हैं उसका लेना देना कहीं ना कहीं से तो दिल्ली से रहा होगा। ये जो कहानी कही जाती है दिल्ली वर्सेस लखनऊ की, उसकी कड़ी की तरफ, एक नई कड़ी की तरफ ये इशारा तो जरूर कहा जा रहा है। और ये बात एक हलकों में, मुझे अब से थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था तो एक और सीनियर लीडर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जो दिल्ली में मौजूद है अभी, कि भाई इसको लेकर के बीजेपी के अंदर भी एक चिंता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहीं मिसहैंडलिंग तो नहीं हो गई है। जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव में सब कहा जा रहा है वो ये बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ऐसा कुछ मामला लग रहा है बीजेपी के अंदर से। हाँ, मतलब सो ये भी ऐसा उड़ती चिड़िया पंछी ये कह रहे थे कि जैसे इस तरह के मसलों में ना हाथ गंदे नहीं किए जाते। तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि अपने सहयोगी दल के किसी एक नेता के जरिए संदेश कह दिया जाए या भिजवा दिया जाए। ऐसी कोई जानकारी है क्या? मतलब अभी तक पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये चूंकि अब ये पूरी घटना जो है अभिमुक्तेश्वरानंद वाली, अब उसका चूंकि फलक बड़ा हो रहा है। और आप देखिए कि मार्च के महीने में
दिल्ली में चारों शंकराचार्यों की एक बैठक होने वाली है। अब ये अभी से लेकर अगर मामला अलग अलग जगहों पे इस तरीके से उठेगा तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है, संघ की कोशिश, बीजेपी उसमें कि हम जगह जगह पर विराट हिंदू सम्मेलन करें, और दूसरी तरफ ये सब नैरेटिव, तो कहीं ना कहीं अच्छा तो संकेत नहीं है। तो मुझे लग रहा है इस पर एक तरीके से कि सांप भी मर जाए लाठी में न टूटे, इस तरह का कोई फार्मूला निकालने की बात हो रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। ये इस तरह का कैसे मैनेज किया जाता है परसेप्शन के लेवल पर, इसको कैसे समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश में कुछ लोग सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, है ना, आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर। उसका उस कीचड़ की एक भी छींट केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या दिल्ली की लीडरशिप पर नहीं है। वो सारी की सारे छींटें जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश या कहीं और जगहों पर वैसी घटना हुई होती तो मैं इतना श्योरिटी के साथ परसेप्शन के लेवल पर इस बात को नहीं कहता। ये किस तरह से वर्क कर रहा है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की भाजपा अगर बदनाम हो रही है, कोई भी उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है, तो उसका ओनस योगी आदित्यनाथ पर ही अधिकतम है और नरेंद्र मोदी से जोड़ करके उसको नहीं देखा जाता है। अभी भी आप जो देखिए, जिन लोगों ने बयान भी दिए हैं इस घटना पर, जो आहत भी हैं, जो लोग अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में भी खड़े आ रहे हैं, किसी ने भी प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी ऐसी बड़ी की नहीं। महत्वपूर्ण बात है आप जो बात कर रहे हैं। एक तो ये समझना चाहिए कि सनातन को इस पूरे विवाद में जो छींटे लगे हैं उससे कोई बहुत बड़ा झटका योगी जी को लग जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को लग जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये मसला चिंता करने वाला। और क्या होता है, पंकज जी जानते हैं, घाट पर जाते हैं ना आप, संगम के घाट पर है, तो कहीं कहीं मिट्टी लगती है, कहीं कहीं वो कीचड़ दलदल हो जाता है और दलदल में पैर फंस जाता है। वो बॉर्डर आपको पता नहीं होता संगम नोच पे कि कहाँ आपका पैर ठीक रहेगा, कहाँ धसक जाएगा। तो ये वो वाली जमीन है जहाँ पर सा गया तो थोड़ा सा वो धसक जाता है। और योगी जी को लेकर कोई इस तरह की परेशानी वहां पर नहीं है। योगी जी का मसला चल रहा है। लेकिन दिल्ली में जितनी मुझे जानकारी, हो सकता है कुछ गलत हो, लेकिन दिल्ली की जो सेंट्रल लीडरशिप है और आरएसएस की जो सीनियर लीडरशिप है, वो इस मसले को जिस तरह से हैंडल किया गया उससे खुश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्शन लिया जा रहा है वहां पर, लेकिन वो खुश नहीं है। वो समझते थे कि इसको ठीक तरीके से, थोड़ा सा आसानी से। और एक शब्द मुझे संघ के एक पदाधिकारी ने कहा कि ये अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी थी। बिल्कुल, ये अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी थी, इसकी जरूरत नहीं थी। कई बार होता है कि पहले दिन ही इसको रोका जा सकता था, उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए था। पंकज जी तो बहुत ज्ञानी हैं और पूरा वहां पर समझते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को भी और हिंदुस्तान की राजनीति को भी। तो उनको पता होगा कि दिल्ली से लखनऊ ये फ्लाइट जा रही है सीधी विवाद की, या दिल्ली वाया मुंबई वर्सेस लखनऊ जा रही है। मुझे पता नहीं है ज्यादा, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिली थी कि ऐसी भी कुछ फ्लाइट चल रही है। तो ठीक है, चूंकि इस बातचीत में नामों की चर्चा तो होगी नहीं, पर इन अंदाजों के लिए मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ देता हूं आपने जो भी सूत्र जोड़े हो, हम ये तो नेता नगरी किस्सों और कहानियों और राजनीतिक काइट फ्लाइंग भी इसमें कभी कभी हो जाती है। तो इसमें जो भी सूत्र, जो तार आप जोड़ सकें हमारे दर्शक, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आशीष जी, ये मसला कैसे उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर की राजनीति का विषय बन गया? ये ऐसा लगता था कि एक धर्मगुरु, एक 4 पीठों में से एक के शंकराचार्य, ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, उनको नहाने देने और ना नहाने देने को लेकर के उसी घटना पर प्रशासन के साथ पैदा हुआ एक छोटे से टकराव की घटना थी। ये एक प्रदेश स्तर की राजनीति का कैसे मसला बन गया? ये अपने जैसी ये घटना थी उससे कहीं ज्यादा चर्चा का विषय कैसे बन गया? इस पर मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री सबको बयान देना पड़ा। इसको आपको संतों की जो अंदरूनी राजनीति है ना, उससे समझना पड़ेगा। और जब हम संतों की राजनीति और ये अखाड़ों की और शंकराचार्यों की एक जो पूरी राजनीति, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो 2019 का जो कुंभ का आयोजन हुआ था, उसमें पहली बार स्पष्ट रूप से एक संतों के बीच में एक लाइन दिखी हुई थी। क्योंकि हुआ क्या कि पहले तो संतों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। 2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, उसके पास जो माहौल बनता है वो संतों, उसमें एक साधु संतों के बीच में और अखाड़ों के बीच में भी एक होड़ सी पैदा हुई है। जब 2019 का संगम हुआ था तो उसमें आपको याद होगा कि निरंजनी अखाड़े जो अपने
नरेंद्र गिरी थे, उसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनके साथ स्नान किया था अखिलेश यादव उनके साथ की उनकी तस्वीरें आई थी। और उसके बाद जब मोदी जी गए थे वहां पर, तो वो अवधेशानंद गिरी जूना अखाड़ा के जो पीठाधीश्वर हैं उनके साथ उन्होंने स्नान किया, उनके साथ की उनकी फोटो आई। तो यहाँ से एक अखाड़ों के बीच में एक होड़ शुरू हुई। अखाड़े स्पष्ट रूप से दो भागों में बंटते दिखाई पड़े, और जब बाघम्बरी मठ के नरेंद्र गिरी की जब उन्होंने हत्या की, उसके बाद जब टसल शुरू हुआ अखाड़ों पे होड़ के लिए, तो आप देखेंगे 21 में सितंबर 2021 आते आते तक अखाड़े दो भागों में बट गए। अखाड़ों में एक साफ साफ बंटवारा हो गया, और दोनों अखाड़ों के जो अध्यक्ष बने रविंद्रपुरी नाम के जो संत थे, साधु थे, वो बने। तो यहाँ से उसके बाद से अखाड़ों में एक टसल शुरू हुई। अभी जब पिछली बार 2025 का संगम में जब चुनाव था और जब बंटवारा हो रहा था कि कौन से अखाड़े कहाँ कहाँ स्थापित होंगे, तो वहां पर कुछ लोग तो जो प्रशासन का विरोध कर रहे थे, और कुछ अखाड़े थे और कुछ संत जो थे वो प्रशासन के साथ खड़े थे कि जो प्रशासन ने जो उनको जगह दी थी उस पार इस बार अलग से जगह आवंटित की थी, तो उसके साथ खड़े थे। तो यहीं से उनको अखाड़ों की जो पॉलिटिक्स है, और इसमें आप देखेंगे कि 19 में जब ये किन्नर अखाड़ा बना तो जूना सबने उसका विरोध किया, लेकिन जूना अखाड़ा उसके साथ आगे खड़ा हो गया। तो ये जो अखाड़ों की साधु संतों की जो पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी का जो आविर्भाव हुआ है, जो नया माहौल बना है, उसमें होड़ की राजनीति आंदोलन शुरू हो गई है। इसी में साधु और संतों के बीच में पक्ष है, तो विपक्ष ने भी जन्म लिया है। उसी विपक्ष के चेहरे बनके सामने आ गए हैं अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि कई तार्किक बातें भी कर रहे हैं, जो जैसे पिछली बार उन्होंने राम मंदिर वाला इश्यू उठाया, उनका काफी समर्थन मिला कि नहीं गए, उनको आमंत्रण में मिला था, उसके बाद भी नहीं गए। तो ये सब चीजें लेके वो उनकी पहचान एक सत्ता विरोधी संत की या शंकराचार्य की बन गई है। तो अब जो इश्यू आया माघ मेला में, जो इश्यू आया, तो ये उसी की परिणति है, उसी की अगली कड़ी है, जो सरकार के खिलाफ उनका एक रवैया, सरकार के खिलाफ कहें या जो नियमों के पक्ष में वो बोल रहे हैं, वो हो सकता है सरकार के पक्ष में ना रहे हों। तो उसको लेकर जो ये पूरे एक माहौल बना है, उसमें उनको ऐसा घेराबंदी की जा रही है, उनके विरोध में कई सारे संत खड़े हो गए। तो ये उसकी एक कड़ी है, और ये आगे चलता रहेगा, क्योंकि अब साधु संतों शंकराचार्यों तक में भी एक पक्ष की बातें होगी। आप किसी आदमी पूछे तो कहेगा ये संत जो है ये बीजेपी के हैं, ये संत, अब लोग ऐसे भी बात करने लगे हैं। तो ये उसी का ही एक फल है, जो अंदरूनी राजनीति संतों के बीच स्टार्ट हो गई है, ये उसी की कड़ी है। ये आगे बात और बढ़ती जाएगी अगर इसको ठीक से लोग करा गया तो। पंकज जी, ये आशीष जी कह रहे हैं बात बढ़ती जाएगी अगर इसको समय से टैकल नहीं किया गया तो, पर ये जो बात कही ना कि विपक्ष के शंकराचार्य हैं क्या अविमुक्तेश्वरानंद, ये पिछले उनके, अगर आप उनका अतीत देखें या उनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी का भी अतीत देखें, तो वो भी उस समय, तो खैर उनके समय में कांग्रेस सत्ता में थी, और तब ऐसा लगता था कि सरकार, उनकी जो बातचीत शैली है, उनके जो बयान है, वो सरकार के पक्ष में है। अब कांग्रेस विपक्ष में है, और अब ऐसा लगता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। 2019 में कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना उम्मीदवार घोषित किया जाए। 2024 में उन्होंने वो गौ गठबंधन के तहत प्रत्याशी खड़ा किया भी। बहुत सारे ऐसे मसले, राम मंदिर का जिक्र आशीष जी ने किया कि अपूर्ण राम मंदिर के उद्घाटन में जाने का कोई अर्थ नहीं जैसे बयान, या मौजूदा सरकार गौ रक्षा नहीं करना चाहती और मैं गौ रक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता हूं, इसलिए मेरी उनसे नहीं बनती है। पर ये बात इतनी सरल तो नहीं होगी, ये मसला सिर्फ गौ रक्षा का तो नहीं होगा। इसकी सबसे स्पष्ट व्याख्या क्या है कि ये क्यों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और भारतीय जनता पार्टी में पटरी एक लंबे समय से नहीं बैठ रही? मुझे लोहिया जी का एक सेंटेंस याद आ रहा है, वो बहुत चर्चित भी रहा कि राजनीति का धर्म होता है और धर्म भी एक राजनीति है। और ये कोई नई बात नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में
कि नेताओं के साथ, वो भी खासतौर से शीर्ष स्तर के जो नेता हैं, उनका इस तरीके के धर्माचार्यों के साथ मेल जोल और ये अलग अलग गुटबाजी कोई आज की बात नहीं है। ये अखाड़ा परिषद, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अखाड़ा परिषद का जो अध्यक्ष बनते हैं ना, उसमें भी सत्ता का बहुत बड़ा खेल होता है। आजकल आप एक नाम का जिक्र नहीं सुन रहे होंगे, एक समय था जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी यूपी में, तब महंत ज्ञानदास हुआ करते थे, तो उनको लोग कहा जाता था कि मुलायम सिंह के बेहद करीबी है, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने तो उसमें कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा रोल रहा था। अब जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें रविंद्र पुरी की, तो वो सरकार की तरफ खड़े नजर आते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद को मैं थोड़ा सा धर्माचार्य के साथ साथ ना एक एक्टिविस्ट भी मानता हूँ। ये शंकराचार्य को लेके जो ज्योतिर्पट की बात हो रही है, ज्योतिर्पट पीठ की, वो बहुत लंबे समय से विवाद है। लेकिन हम यहाँ बात सिर्फ ये करें, जब भी माघ मेला हो या फिर कोई भी संगम हो, माफ करिएगा कि कुंभ मेला हो, हरिद्वार में हो, उज्जैन में हो, खासतौर से प्रयागराज में जब होता है, तो कभी भी गैर विवादित नहीं रहा हो। जब भी हो, एक आपने वो वीडियो और तस्वीरें भी हाल के दिनों में काफी वायरल हो रही है, जो देखा होगा अभिमुक्तेश्वरानंद पर बनारस में, वाराणसी में लाठियां चल रही, तब तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। थोड़े से एक्टिविस्ट तरह के हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उस वक्त उनकी अखिलेश यादव से ठन गई थी। आज सामने सत्ता में बीजेपी नजर आ रही है तो उनसे ठनी हुई है। योगी जी खुद एक गोरक्षपीठ के महंत हैं, बड़े नाथ संप्रदाय के अगुवा हैं। एक वो वजह भी यहाँ यूपी की राजनीति को, देखिए बहुत सारी चीजें घुली मिली हुई है। आजमगढ़ में केशव प्रसाद मौर्य का उनके फेवर में कहना, तो बहुत कई परतों में राजनीति और ये धर्म की राजनीति घुली मिली हुई है। आप उठाकर देखेंगे इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू के जमाने से सबके करीबी करीबी कोई न धर्माचार्य रहे हैं। यूपी में जो ये अभी का जो विवाद है, इसकी पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी जी के बीच में जो संबंध है, अब उसमें कूद पड़े हैं केशव प्रसाद मौर्य। उनकी अपनी अलग राजनीति है, जब वो संगठन और सरकार को लेकर के कौन सर्वोपरि है, जब कई बार इस तरह के योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति में होते रहे। बहरहाल ये है कि आपने देखा होगा कि जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी, उनके अगर वो जब कुंभ मेले में उनका शिविर लगता है तो देखेंगे कि संघ और बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों की वहां लाइन लगी रहती है। तो सबकी एक ना एक लीनिएज बनी हुई है। स्वरूपानंद सरस्वती के बारे में जो आमतौर पर धारणा रही है, वो ये रहा था कि कांग्रेस के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था, और वही बात कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद पर भी चिपक कर आती है, और उस वजह से भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मानस में रहा है, और जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। पंकज जी, वो जो बात आपने कह के हल्का सा छोड़ दी, वो इतनी छोटी बात नहीं है, थोड़ा सा उस पर और ठहर करके बात करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने बिना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए हुए ये कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है, ऐसे तमाम काल नेमी हैं, रामायण का एक किरदार है ना, ऐसे तमाम काल नेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, और ऐसे लोगों से सतर्क होना होगा। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर उसकी कोई संपत्ति नहीं होती। अखिलेश यादव ने क्या कहा कि शंकराचार्य का अपमान सनातन का अपमान है, और इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। जहां भी संतों का अपमान होगा हम उनके पीछे खड़े होंगे। पवन खेड़ा ने भी ये कहा कि ये ना काम के हैं ना राम के हैं, और बिल्कुल इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की। लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का रुख इसमें नरम रहा, और उन्होंने बहुत एक उनके हाव भाव में एक सेंस ऑफ अपॉलॉजी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य, ये भी लगाया उन्होंने, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनसे प्रार्थना है कि वो स्नान करके इस विषय का समापन करें। ये क्या है? ये इस बयान को आप अखिलेश यादव, पवन खेड़ा और उसके ठीक बाद केशव प्रसाद मौर्य के बयान को क्या मैं एक तरफ रखूं और योगी आदित्यनाथ के बयान को हाशिया बनाऊं और दूसरी तरफ रखूं? नहीं, सब आपस में कहीं ना कहीं ना ये जुड़ी हुई है। उधर कह रहे हैं हरियाणा से बिना नाम लिए हुए अभिमुक्तेश्वरानंद का जो साफ साफ कह दिया, ऐसा लग रहा था ना, इस तरह की बड़ी चर्चा थी कि ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उससे बीजेपी, इस नैरेटिव से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो हरियाणा से जो बात कही योगी आदित्यनाथ ने, वो एक तरीके से संदेश था अभिमुक्तेश्वरानंद की और सरकार के रुख का, कि सरकार इस रुख में बिल्कुल कोई ढिलाई नहीं बरतने वाली है। एक नोटिस आ चुका था, उसका जवाब आ चुका था, अब दूसरा नोटिस आ गया कि भैया आपको जो यहाँ सुख सुविधा हमने दी है, आपको जो जमीन दी है, वो सब भी हम आपसे छीन लेंगे। तो ये कहानी है। अच्छा समर्थ, एक चीज बताइए कि आशीष जी ने अपने एक लेख में लिखा है कि
दो तरह की बात है। एक सनातन परंपराओं के सम्मान की बात है कि एक ग्रुप ये मानता है कि सनातन परंपराओं के सम्मान उनकी आस्था का मसला है, और दूसरा ग्रुप ये मानता है कि ये जानबूझकर टकराव पैदा करने की स्ट्रेटेजी है, रणनीति के तहत जानबूझकर टकराव पैदा किया जा रहा है। लिखा आशीष जी ने है, बट दो तरह के मत है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ग्राउंड से इस विषय को देख रहे हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि एक जानबूझकर किसी किस्म के टकराव को पैदा करने की भी कोशिश है क्या, और वो रणनीति उसके लिए शब्द इस्तेमाल करना, यानी क्या कोई अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे एक राजनीतिक शक्ति भी है? राजनीति पर बात कर रहे हैं तो सारी संभावनाओं पे बात कर लेनी चाहिए, वो ऐसा कुछ है इसमें ना। मैं आपको एक जिक्र करता हूँ, मैं 2 दिन पहले ले चलता हूँ। मैं यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का इंटरव्यू कर रहा था, और मैंने उनसे एक बार सवाल लिया कि आपका इस मामले में क्या पक्ष है। संजय निषाद का नाम इसलिए ले रहा हूँ, वो अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, कई बयान उनके वायरल भी सोशल मीडिया पर होते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए था, चाहे पक्ष प्रशासन और पुलिस का हो और चाहे पक्ष शंकराचार्य का हो। वो कैबिनेट मंत्री हैं, अलायंस पार्टनर है बीजेपी के। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। उस दिन क्या हुआ, जो पहली तस्वीर आई, जब रिपोर्टर्स वहीं पे लाइव कर रहे थे, जहां संगम नोज है वहीं रिपोर्टिंग के लिए सारी जगह बनी हुई है और वहीं लाइव चल रहा था। एकदम से शंकराचार्य जी वहां पहुंचते हैं, और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो बाकायदा एक जगह ऐसी होती है कि जहां पुलिस प्रशासन सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और माइक पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो वहां के जो वीडियोस भी तमाम सामने है, उसमें भी आप अगर देखें तो एक चीज है कि बहस शुरू हुई वहां पर दोनों ही पक्षों की तरफ से। इवन कुछ जगहों पर यह भी है कि अविमुक्तेश्वरानंद के पास क्योंकि माइक नहीं था तो वो माइक मांगते भी नजर आ रहे हैं, जो माइक पुलिस के पास था। उनका पक्ष ये था कि हम शंकराचार्य हैं, हम उतरकर नोज तक नहीं जाएंगे स्नान करने, हम पालकी से ही जाएंगे। हम लोग का जो वो है शंकराचार्यों के जो नियम होते हैं उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस का ये कहना था कि भाई संगम नोज पर ऑलरेडी बहुत भीड़ है, हम आपको पालकी ले जाते नहीं दे सकते हैं, अगर पालकी गई तो व्यवस्था बिगड़ सकती है, आपका स्वागत है, आप स्नान कीजिए। अब इस मामले को लेकर काफी देर तक जो है बहस चलती रही। मामला बिगड़ा तब जब यहाँ पर जो शंकराचार्य के जो शिष्य थे उन पर धरपकड़ शुरू हो गई। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आए जहां पर आपने देखा पुलिस बाल पकड़ रही है, जो कहीं भी किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। कोई भी विषय हो उसमें आप किसी का अपमान इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। यहाँ कुछ हद तक पुलिस से चूक हुई, शायद बात को इतना बढ़ाया नहीं जा सकता था। क्या कुछ अधिकारियों ने ईगो पर ले लिया? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सवाल भी लेते नजर नहीं आते हैं, ये एक पक्ष है। तो वहीं शंकराचार्य के पक्ष को अगर देखा जाए तो शायद उनको भी एक एंड से ये सोचना था कि उस वक्त क्या इतनी भीड़ थी, अगर वो उतर कर जा सकते थे पॉसिबिलिटी थी, या वो कुछ घंटे बाद जब भीड़ का प्रेशर संगम उस पर कम होता तब आ सकते थे। ये एक पक्ष है। देखिए दोनों पक्ष बराबर के हैं। पुलिस ने ये तक कहा कि भाई हमारे पास तो फुटेज पड़े हैं जहां पर जो गेट नंबर 2 है जहां पर बैरिकेड लगा था वहां पर इनके भक्तों ने बैरिकेड बकायदा हटाया है और पालकी लेकर आए, जबकि वहां से कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट अलाउड नहीं था। आपको बता दूं क्योंकि मैं खुद मार्ग मेला कवर करके आया हूं, जगह जगह वहां बैरिकेड लगे। जिस दिन स्नान का होता है उस दिन सारे वीआईपी पास वगैरह रद्द हो जाते हैं, डीएम मंडला भले निकल जाए, यूजुअली आपको वहां पैदल जाना है। और वो एक तरह से सही इसलिए भी होता है क्योंकि अगर बहुत वेहिकुलर मूवमेंट हो जाएगा तो जो वहां पर लोग हैं जो स्नान करने आए हैं उनको दिक्कत होगी, तो वहां पर उनकी बात जायज थी। इसके बाद खेल शुरू होता है नोटिस का। बात ज्यादा तब बढ़ जाती है जब नोटिस का खेल शुरू होता है, और उसके बाद जब शंकराचार्य तमाम आरोप प्रशासन पर लगाते हैं, बकायदा अधिकारियों की फोटोज दिखाते हैं कैमरे पर, तब जो है अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि वो भाग रहे हैं जवाबों से। उसके बाद एक नोटिस आता है, पूछ रहा था कि आप शंकराचार्य हैं ये साबित कीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हैं, ये वही वाला मामला 2022 का है जहां पर जो मामला संज्ञान में लोगों के है इस वक्त की क्या कुछ हुआ था जी। तो तमाम चीजें इस तरह की सामने आती हैं। फिर एक और नोटिस थमाया जाता है, कहा जाता है कि आप ये बताइए आपको हम यहाँ से क्यों ना आपकी सुविधाओं को हटाएं, सुविधाएं इन द सेंस की शिविर की जगह इलेक्ट्रिसिटी तमाम चीजें, क्योंकि आपने प्रशासन की बात को नहीं माना है, बहुत देर तक आपने वहां पर दिक्कतें पैदा की हैं। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी है। कुल मिलाकर मेरा जो असेसमेंट इस सिचुएशन को लेकर है शायद सही बात है कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा अगर संयम बढ़ता गया होता तो बात इतनी नहीं बढ़ती। अब हालत यह है कि राजनीतिक रूप से चीजें सक्रिय हो गई हैं। अखिलेश यादव के इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा, परसों मैंने उनका इंटरव्यू किया, कल उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने साफ इस बात को कहा है कि भाई हम तो संतों के साथ खड़े हुए हैं और जो शंकराचार्य का आदर नहीं कर सकते हैं। आज शिवपाल सिंह यादव ने भी बात की है, उन्होंने भी यही लाइन ली है कि भाई जो शंकराचार्य का आदर नहीं कर सकता है वो किसी संत का आदर नहीं कर सकता है। जबकि मुख्यमंत्री कालनेमी कहते नजर आ रहे हैं। कालनेमी कौन था?
रावण का वो राक्षस जो बहरूपिया था, रूप बदलता था, बजरंगबली जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो टाइम बर्बाद करने के लिए कालनेमी को भेजा गया था। तो इस तरह की कहानी चल रही है और दिलचस्प मोड़ तो आ जाता है। मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूँ इसी के साथ, जब केशव प्रसाद मौर्य वो बयान दे देते हैं और वो एक तरह से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाकर स्नान कीजिए, लेकिन बसंत पंचमी का भी स्नान निकल जाता है और शंकराचार्य स्नान नहीं करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला कहाँ तक जाता है। सिद्धांत मोहन हमारे साथी ललन टॉप के संवाददाता इस समय प्रयागराज में ही हैं। नोटिस थोड़ा सा ज्यादा ऐसा लगा कि ये मामला अब पर्सनल हो गया, ये उस एक दिन की अव्यवस्था का मामला नहीं रहा। ऐसा लगा कि प्रशासन भी, अगर सो टू से वेंडेटा का आरोप ये शंकराचार्य की ओर से लगाया जा रहा है तो प्रशासन भी उसमें एक कदम आगे ही है, पीछे नहीं है। पहले दिन ये कहा जाता है कि आप शंकराचार्य हैं नहीं, आपने लिख रखा है गलत, आप इससे जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती। पर उस दिन वहां प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की भी चिंता हो गई, उन्होंने जवाब भी दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कहा गया कि आपने पुल तोड़ा और श्रद्धालुओं को वापस भेजने में दिक्कत हुई, व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि कुछ अधिकारियों ने अव्यवस्था पैदा की और मुझ पर आरोप जबरदस्ती डालने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास कोई बग्घी नहीं है, मैं पालकी में गया था और कहा जाता तो एक समय तक जाता और उसके आगे पैदल उतर के चले जाता। और फिर आपने बोर्ड क्यों लगाए हैं शंकराचार्य वाले? क्या ऐसा है, अब जैसे समर्थ कह रहे थे कि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सवाल काउंटर सवाल पत्रकार करने लगे तो अधिकारी उठ करके जाने लगे और हो हल्ला हो गया। सिद्धांत, क्या एक वहां के डीएम, वहां जो माघ मेला के जो एसपी हैं, एक किस्म का रियलाइजेशन है कि उस दिन थोड़ा ज्यादा हो गया या नेक्स्ट डे भी नोटिस भेजना थोड़ा सा ज्यादा हो गया? मुझे पता नहीं ये फैसला गोरखपुर से लिया गया कि प्रयागराज से लिया गया, पर अधिकारियों से थोड़ा सा इस बात को जरूरत से ज्यादा तूल दे दिया गया। और ये इसका रिफ्लेक्शन ये है कि अभिमुक्तेश्वरानंद कोई अकेले नहीं पड़े हैं इस लड़ाई में। द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज ने कहा कि प्रशासन को अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगनी चाहिए, ये शासन का अहंकार है, सत्ता हमेशा नहीं रहती। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है, हम वकील नहीं कि सरकार को सुझाव दें, लेकिन मैं संविधान जानता हूं। जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा कि प्रशासन को अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांग के विवाद खत्म करनी चाहिए, जरूरत पड़ी तो संत समाज दिल्ली में आंदोलन करेगा। एक सेंस ऑफ मिस्टेक है क्या वहां प्रशासन में? अभी बच रहे हैं क्या पत्रकारों से, क्योंकि मामला थोड़ा ज्यादा फैल गया है? कुलदीप, देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जो है उनकी क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नहीं बनी? मे बी और मे बी नॉट, मतलब बीच में कई स्थिति है। लेकिन क्या उनकी उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं बनी? यस, नहीं बनी उनकी। चाहे वो अखिलेश के समय लाठीचार्ज हो, चाहे बनारस में कॉरिडोर या मूर्ति विसर्जन वाला पूरा केस हो, उसमें जो उनका प्रोटेस्ट था, अस्पताल में जो वो बैठे रहे प्रोटेस्ट में, वो केस हो, चाहे ये केस हो, तो उनकी नहीं बनी है कभी अधिकारियों के साथ। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये एक जो डोमिनो इफेक्ट होता है ना, एक कड़ी गिरती है और साइकिल के बाद साइकिल गिरती जाती है, ये पूरा केस वैसा हो गया। प्रशासन ने पहली गलती की, वहां पे वायलेंस को इस ग्राफिक तरीके से जो सामने आया, वायलेंस जो दिख रहा था कि पटकों की चुटिया खींची जा रही है, राजदंड से, या उनकी छड़ी है उसको मारा जा रहा है, उससे मारा जा रहा है, तो वो थोड़ा बुरी था। अब आपने ही जमीन अलॉट की है मेले में उनको जमीन अलॉट की है, उस पे ही उनका शिविर बना हुआ, और अब आप ये नोटिस कह के ये क्यों एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपसे जमीन छीन क्यों ना ली जाए? या नोटिस देते समय क्या प्रशासन ये नहीं देख पा रहा था कि उनके नाम में शंकराचार्य लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अधिकारी दबी जबान में ये बात कर रहे हैं कि वहां पर उस दिन संगम नोज पे 18 जनवरी को जो हुआ है, मौनी अमावस्या के दिन, ये कुछ ज्यादा हुआ, और उसके बाद जो हुई चीजें वो भी ज्यादा हुई। मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ आज सुबह बातचीत कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप बार बार अव्यवस्था फैला रहे हैं, ये ऐसा दिख रहा है बाहर, आप शिविर के बाहर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, लोग आना जाना कर रहे हैं यहाँ पे, और अजीब सी भीड़ लगी हुई है, और ये अव्यवस्था नहीं तो क्या है? तो उनका कहना है कि मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं कि प्रशासन फैला रहा है। तो वो अपने सींग जो है प्रशासन से लड़ा चुके हैं। सदानंद सरस्वती, जिनका आपने जिक्र किया, वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु भाई हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद और सदानंद सरस्वती दोनों ही स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, तो उनको द्वारका पीठ का बना दिया गया। तो सदानंद सरस्वती का
एक स्वाभाविक रुझान जो है अपने गुरु भाई की तरफ होगा। उनके शिविर के ठीक सामने जो है शिविर लगा हुआ है शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का, जो पुरी वाले मठ के शंकराचार्य हैं। मेरी आज उनसे बात हुई तो उन्होंने भी साफ कहा कि प्रशासनिक गलतियां हुई हैं इस मामले में। प्रशासन बात नहीं कर रहा है क्योंकि अभी एक्शंस को डिफेंड भी करना है। जिन सतुआ बाबा की भी चर्चा हो रही थी, पूरे मेला क्षेत्र में ये चर्चा है कि सतुआ बाबा की गाड़ी जहां दिख रही है उससे समझिए कि नैरेटिव क्या बनने वाला है आने वाले दिनों में। सतुआ बाबा की गाड़ी कभी नहीं दिखी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के आगे, जाहिर सी बात है, और उसके अपने राजनीतिक और प्रशासनिक मतलब भी होंगे। लेकिन उनकी गाड़ी एकाधिक बार देखी गई है निश्चलानंद सरस्वती के शिविर के आगे। कल भी देखी गई थी और मेरे ख्याल से परसों भी देखी गई थी। कल उस गाड़ी में स्वामी रामदेव जो चार्टर्ड प्लेन से उतरे थे, जिनको रिसीव करने सतुआ बाबा गए थे प्रयागराज एयरपोर्ट पे, वो मिलने गए थे, और परसों सतुआ बाबा खुद पहुंचे हुए थे। और नैरेटिव के स्तर पे प्रशासन कुछ बोले न बोले, लेकिन संतों और शंकराचार्यों के जरिए नैरेटिव को एक दिशा देने की कोशिश हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, एक शंकराचार्य है, उसके एक शंकराचार्य हैं, उनके बरक्स कौन बड़ी शक्ति या कौन सा बड़ा नाम बोल सकता है। ठीक है, ये बात हो रही है। सतुआ बाबा पर एक बार जो चर्चा शुरू हुई, पंकज जी थोड़ा इनके बारे में बताइए, इनकी कहानी। मतलब एक नीली पोर्शे कार में घूमता हुआ एक संत, जिनके पास डिफेंडर भी है, जिनके बारे में ये बात जग जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अक्सर स्नान करते हुए या पब्लिक आयोजनों में नजर आते हैं, उनके करीबी हैं और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। उनकी पूरी कहानी क्या है? इतना हम जानते हैं कि संतोष दास या संतोष तिवारी पहले असल में नाम था, और फिर एक विष्णु पीठ है, उसके 97वें वो आचार्य हैं। लेकिन ब्रांडेड चश्मा और एक महंगी 1.5-2 करोड़ की गाड़ी संतों के संदर्भ में ये आम नहीं होती, और मुख्यमंत्री के मुंह लगे ऐसे संत कैसे बने, ये भी इसकी भी कोई कहानी होगी तो बताइए। ये तो महंगी गाड़ियों वाला, ये तो उनका नया वाला अवतार है। मतलब हाल फिलहाल का, जिसमें पोर्शे, लैंड रोवर, डिफेंडर सारी गाड़ियां हैं, उसमें घूम टहल रहे हैं, रेवन का चश्मा पहना के, पीले रंग के ड्रेस में होते हैं, तमाम तरह की कहानियां हैं। लेकिन सबसे जो प्रचलित कहानी है, खासतौर से यूपी के राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में, वो है कि सतुआ बाबा की अपनी कोई खास बहुत पहचान नहीं है। जैसे होता है ना कि बड़े धर्माचार्य हैं, वो प्रवचन करते हैं, उनके पास एक विचारधारा है, वो जब कोई बात कहते हैं तो बड़ी गंभीरता से ली जाती है। सतुआ बाबा का थोड़ा सा अलग टाइप का मिजाज। उनकी पूरी जो जमा पूंजी है ना, कुल प्रसिद्धि की, वो है योगी जी से जुड़ी हुई है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था, उन तमाम वीडियो को उठा के देख लीजिए। जब योगी जी बनारस जाते हैं तो सतुआ बाबा संग में साथ साथ होते हैं। खासतौर से काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो पूजा होता है, उसमें बहुत कम लोगों के बैठने की जगह है। 3-4 लोग ही आराम से बैठ सकते हैं, पर एक आसन और एक जगह सतुआ बाबा के लिए जरूर रिजर्व रहता है। वैसे ही जब गोरखपुर जाते हैं, कोई विशेष आयोजन होता है, तो वहां भी देखिएगा कि एक कोना सतुआ बाबा के लिए रहता है। मतलब ये कहा जाता है, और छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो पिछले साल जो कुंभ का मेला हुआ था, कुंभ के मेले से जुड़े हुए एक सीनियर IPS अधिकारी ने, जो बड़े इंतजाम में जुटे हुए थे, वो भी, उन पर भी योगी जी की मतलब योगी जी का बहुत ट्रस्ट है उन IPS अधिकारी पर। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों की कोशिश रहती थी कि जब भी मुख्यमंत्री का दौरा हो प्रयागराज में कुंभ के इंतजाम या कुछ ऐसे ही किसी VIP के साथ देखने आने के लिए, तो हमारी कोशिश होती थी कि भाई मान लीजिए अधिकारियों की बैठक हो रही है, तो उस बैठक में भी जहां कोई संत महात्मा की कोई जरूरत नहीं है, तो इनकी कोशिश ये होती थी कि किसी न किसी तरीके से ये इनके इन प्रकारण जो है, वो सतुआ बाबा को उस बैठक में शामिल कर लिया जाए। अब योगी जी तो मना करेंगे नहीं, सबको पता है योगी जी के लाडले हैं। तो सतुआ बाबा वहां बैठ जाते थे और मीटिंग खत्म हो जाती थी। तो मैंने पूछा भी कि भाई जिस मीटिंग में उनकी जरूरत नहीं है, अधिकारियों की जरूरत है, तो वहां आप लोग सतुआ बाबा क्यों बैठाते थे? कहा इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब इतना बड़ा कुंभ है, मेले का इंतजाम है, तो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी व्यवस्था तो तमाम तरह की होती है, और मुख्यमंत्री का मूड ठीक रहे उसकी दवा इन लोगों ने ढूंढ ली थी सतुआ बाबा को। जब सतुआ बाबा बैठते थे तो बीच बीच में योगी जी क्या ना हंसी ठिठोली करते हैं,
मतलब उनका कंफर्ट जोन सतवा बाबा से इतना अच्छा है, तो उससे क्या होता है, बहुत लाइटर मूड में पूरी बैठक खत्म हो जाती थी। मुख्यमंत्री के जोक बडी हैं वो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम वो जो कहते हैं ना, तो इस तरीके से बातचीत होती थी दोनों के बीच में ना, तो अधिकारियों को लगता था कि भाई किसी के ऊपर चक्र नहीं चलेगा, तो बैठक खत्म हो जाती थी और फिर योगी जी लखनऊ आ जाते थे, बड़ी राहत की सांस लेते, चलो भाई आज सतवा बाबा की वजह से जान बची। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी उन लोगों ने बताई कि सतवा बाबा रहते हैं ना, तो हम लोगों के लिए एक तरीके से वो कवच हो जाते हैं वहां पर, कि कुछ हम लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होता है, ना कोई गर्मा गर्मी होती है, हंसी मजाक में बैठक खत्म हो जाती है। तो उसकी एक दवाई के तौर पर सतवा बाबा थे। और जो प्रयागराज के डीएम सतुआ बाबा के यहाँ इसी माघ मेला के दौरान रोटी बना रहे थे, वो तो ठीक है, चलिए पहुंचे और एक शिष्टाचार है, और अधिकारियों को कई बार ऑप्टिक्स भी करनी पड़ती हैं कि आप भी मेले में इन्वॉल्व हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जब जा रहे थे अपनी गाड़ी के उस पर कोने पर खड़े हुए, तो जाते जाते जब वो निर्देश दे रहे थे, प्रयागराज के डीएम को लगभग मतलब एक क्या विनोद मिश्रित डांट उन्होंने पिलाई और ये कहा कि यहाँ जाम बहुत लग रहा है, इसका ख्याल रखिए, सतुआ बाबा के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। उसके बाद हंस भी पड़े वो, लेकिन उसके अर्थ निकाले गए कि ये केबी मौर्य ने इसलिए तो नहीं कहा कि योगी जी के लाडले हैं सतुआ बाबा, तो प्रयागराज को के डीएम को थोड़ा सा डांट दिया कि साहब ज्यादा उनके करीबी मत बनो, यहाँ व्यवस्था का ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल, संदेश यही था केशव जी का। केशव प्रसाद मौर्य ने जो उस दिन ये बात कही थी, और शिष्टाचार अलग है, लेकिन वहां जाके कोई डीएम जो कि जिले का मुखिया होता है प्रशासनिक, वो जाके रोटी सेके, मतलब इस ऑप्टिक्स के मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है। जो मनीष वर्मा, और मनीष वर्मा जो डीएम है जिनका जिक्र उस दिन हुआ था, वो यूपी के डीजीपी रहे राजकुमार विश्वकर्मा के जो है वो दामाद हैं, तो उनको ये सब प्रोटोकॉल तो पता होगा। ठीक है, बाबा के यहाँ गए तो कहीं ना कहीं वो इशारों में केशव जी का जो निशाना था ना, वो डीएम साहब नहीं थे, अन्ना सतवा बाबा थे, इनके बरक्स वो योगी जी थे। इससे पहले भी जब अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बात कही गई भाई, कि भाई वहां तो नोटिस भेजा गया अविमुक्तेश्वरानंद को कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं। आपको एक बात और बताऊं कि कई सारे लोग जिनको कि डीएम, कमिश्नर, वो चाहे बनारस के हों, प्रयागराज के हों, कई जिलों में मैं ऐसे कुछ अधिकारियों को जानता हूं, उनमें आईएएस आईपीएस भी हैं, कि वो सतुआ बाबा के पास जाते हैं। मैंने एक दिन देखा, मतलब ये बात पिछले कुंभ की है, और वहां गया था चाय वगैरह पीने के, सतुआ बाबा के मतलब मिलने चला गया, तो मैं देखा वहां पर 3 ऐसे जिलों के डीएम बैठे हुए थे जिनका कुंभ की तैयारियों से कोई लेना देना नहीं था, उनकी कोई ड्यूटी भी नहीं लगी थी, पर तीनों आए थे उनसे मिलने, उनसे आशीर्वाद लेने। वो आशीर्वाद ये है कि अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, मनचाही पोस्टिंग मिल जाए। मतलब सतुआ बाबा का ये रुतबा और एक परसेप्शन बन गया है योगी जी की वजह से, जो योगी जी के साथ में नजर आते हैं, ऑप्टिक्स की बहुत ताकत होती है। तो उस वजह से मुझे कि याद एक, मतलब ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाऊंगा, लेकिन आप याद करिएगा, साल था 2017, योगी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे। 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का बंगला है, उस दिन घर भोज जैसे छोटी सी पूजा हुई थी, तो एक टेबल पे पूरी सब्जी खाते हुए योगी जी के साथ एक व्यक्ति दिख गए। अब उनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी, वो व्यक्ति बीजेपी के में है और वहां जो विमान सेवाएं होती है उसका काम देखते थे, अब नहीं देखते। आरपी सिंह है, अलीगढ़ के रहने वाले। अब सोचिए कि उनको ढूंढने के लिए, उनका नंबर लेने के लिए ब्यूरोक्रेसी में होड़ मच गई, और कई नेताओं में कि कौन है भाई साहब, इनसे संपर्क साधा जाए। तो अब सतुआ बाबा को तो सब लोग जान गए हैं कि क्या है, तो सतुआ बाबा के करीबी लेने के लिए, उनके नजदीक जाने के लिए भी होड़ मची सी रहती है। बगलगीर हो जाने से ही सितारे बुलंद हो जाते हैं। लेकिन एक संक्षेप में बताइएगा अगर जानकारी हो, वरना पास कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने सतुआ बाबा पर ये कहा, मतलब समर्थ अभी हमारे साथ थे इस बातचीत में, उन्होंने ही पूछा था, तो अखिलेश यादव ने कहा सतुआ बाबा को नहीं जानते क्या, हम भी मुख्यमंत्री रहे, हमने भी उनको देखा है, वो हमारे आदरणीय आजम खान के कान में क्या कहते थे मुझे पता है, इसलिए मैं तमाम साधु संतों से कहूंगा कि सरकार को भड़काएं ना। ये बात मैंने, ये जो उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया अखिलेश यादव ने, और ये बात कोई छुपी नहीं, जब सत्ता जैसा रहता है उस हिसाब से लोग नजदीकी दिखने की कोशिश करते हैं। आज जो कल, मतलब ऐसे कई साधु महात्मा हैं, बड़े बड़े आचार्य, धर्माचार्य हैं, जो आजकल बीजेपी की तरफ दिख रहे हैं। मैं उनकी कई सारी ऐसी तस्वीरें साझा कर सकता हूं, और है पब्लिक डोमेन में है, जो जब कभी अखिलेश यादव थे, उससे पहले मुलायम सिंह यादव थे, चूंकि मायावती जी को इस सबसे कोई लेना देना नहीं रहता, तो इन सबके साथ दिखते थे। मैंने सतुआ बाबा से इस मामले में पूछा तो बोला कि अरे आजम खान ही नहीं, मैं तो, मेरी ऐसी कई तस्वीरें जो मैं अखिलेश यादव के कंधे पे सर रखे हुआ, उनके साथ की भी मेरी तस्वीरें हैं। कंधे पर सर रखे हुए हैं? उन्होंने कहा सतुआ बाबा ने कि मेरे पास ऐसी तस्वीरें जिसमें अखिलेश यादव के साथ। ये वाली व्हाट्सएप करवा लीजिएगा।
मैं बोलूंगा उन्हें कि भाई है तो हमें भी भेज दीजिए तो हम डालेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी नई बात है भाई, वो आए थे, मुख्यमंत्री हैं, मैं धर्माचार्य हूँ, दोनों साथ खड़े नजर आए थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुंभ मेले का समय था तो हम लोग मिलते जुलते थे, अब जो मुख्यमंत्री है उनसे मिलता जुलता हूँ। ठीक है, अब विपक्ष के नेताओं से नहीं मिलते। हिंदुस्तान की राजनीति में ना एक बहुत रिपोर्टेड भी है, वेल रिपोर्टेड, कि धार्मिक गुरुओं का एक इन्फ्लुएंस रहा है प्रधानमंत्री जैसे पावरफुल पोजीशन तक भी। पीवी नरसिम्हा राव के समय चंद्रा स्वामी को क्या हैसियत, क्या शक्ति हासिल थी, इस पर कितने लोगों ने लिखा है। पर इस तरह से अगर आप समझाएं, मान लीजिए कि नेता नगरी के दर्शकों में बहुत सारे नौजवान जेनजी दर्शक होंगे जो राजनीति में रुचि रखते हैं, बट जिन्होंने उस दौर की राजनीति को नहीं देखा है, कैसे उनका चंद्र स्वामी का किस किस्म का कंट्रोल था। उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, पर फिर भी उन्होंने कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी अपना भक्त बना लिया। बाद में तमाम तरह के आरोप लगे। राम बहादुर राय ने तो यहाँ तक कहा कि जिस आधार पर उन्होंने सबका ट्रस्ट जीता, ज्योतिष विद्या उनको आती ही नहीं थी। तो बताइए साहब कि किस किस्म का इन्फ्लुएंस था उनका। देखिए, चंद्रा स्वामी का आपने जिक्र किया, चंद्रा स्वामी की बहुत किस्से हैं, लेकिन उससे पहले एक और किस्सा यदि आप जरूर कर दूं। सबसे ताकतवर जो प्रधानमंत्री अभी देश में मानी जाती रही अब तक, इंदिरा गांधी, उनका धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ बड़ा संबंध था। और उनके और नेहरू जी के जो योग गुरु थे और योग गुरु के तौर पर वो रहते हैं। अभी मैं कुछ पढ़ रहा था तो वैसे मुझे जानकारी थी, लेकिन बाद में पता चला धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का बड़ा जलवा था। और ये जो साधु संत होते हैं उनका, जैसे आपने अभी सतवा बाबा का जिक्र कर रहे थे समार्थ, और तो वो लोग उनके क्लोजनेस से, प्रॉक्सिमिटी से बहुत असर था, और वो प्रॉक्सिमिटी उनको और बड़ा बना देती है। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का एक किस्सा मुझे याद आता है कि इंदिरा गांधी तब बहुत परेशान थी और उन्होंने अपने पर्सनल जो ऑफिसर थे उनको कहा कि बाबा को बात कीजिए। उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ। और इंदिरा गांधी का विमान पहुंचा एक जगह हेलीपैड पर, वो उससे हेलीकॉप्टर से उतरी। वो एक जंगल वाली जगह थी, जंगल जैसा था, कोई ऐसा हेलीपैड नहीं था। और वहां धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आते हैं, वो उनको अपने हेलीपैड में, हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं इंदिरा गांधी को, और फिर उनके साथ उड़कर चली जाती हैं मिसेस गांधी, और 3 दिन तक उनके साथ आश्रम में रहती हैं। ठीक है, अब आप सोच लीजिए फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ यदि ऐसा होता हो और प्रधानमंत्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ रहती हो तो क्या जलवा होगा और किस तरह से होगा। ये कहानी बहुत सारे राजनेताओं की और बहुत सारे धर्माचार्यों की है। चंद्रा स्वामी का जिक्र किया, चंद्रा स्वामी एक में इंद्र कुमार गुजराल ने बहुत कुछ लिखा है, और बात के दौर में तो खैर उनके पास लिखने के कारण भी थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के दबदबे को लिखते हुए एक बात कही कि मैं निर्माण और आवास राज्य मंत्री था। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने गोल डाक खाने के पास एक सरकारी जमीन थी, वो अपने आश्रम के नाम ट्रांसफर करने का मुझ पर दबाव बनाया और मैंने उस फाइल को रोक लिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। तो सब्र का बांध टूट गया। तो एक शाम उन्होंने फोन करके धमकाया कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं डिमोट करवा दूंगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहानी गुजराल ये लिख रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि इसके कुछ दिन बाद जब इंदिरा गांधी के समक्ष वो ये जानकारी लेकर के जाते हैं तो इंदिरा गांधी चुपचाप सुनती रहती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं। उन्होंने कुछ एनेक्डोट्स, कुछ किस्से ये भी लिखे हैं कि कैसे कैसे मंत्रियों को डिमोट किया गया या हटाया गया और उनकी जगह नए मंत्री आए, क्योंकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उन मंत्रियों से खुश नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात है। गुजराल साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र मेरे साथ रिकॉर्डेड इंटरव्यू में भी किया है कि किस तरह से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने उनको धमकाया। तो अक्सर ऐसा होता है। फिर बात करते हैं चंद्रा स्वामी जी की। चंद्रा स्वामी जी का तो जलवा आप जानते नहीं कि वो किस तरह का था, न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में। जैसे आपने राय साहब का भी जिक्र किया, तो वो दुनिया भर के बड़े बड़े जो स्टेट हेड्स हैं, राजा हैं, किंग हैं, वो सब लोग भी उनके साथ उनके कनेक्शन में रहते थे। और 1-2 बार मैं उनके यहाँ आश्रम होता था, उनकी एक बड़ी टीम होती थी जो इस सब पर काम करती थी, तो वहां भी मैं गया था। तो उनका बड़ा अलग तरीके का जलवा था। और नरसिम्हा राव और उनकी प्रॉक्सिमिटी इतनी ज्यादा थी कि नरसिम्हा राव हर बात पर उनसे सलाह लिया करते। जबकि यदि मैं ऐसा समझूं तो नरसिम्हा राव ज्यादा विद्वान थे। वो संस्कृत को, ज्योतिष को, धर्म को ज्यादा जानने वाले थे, लेकिन उनका वो रहा। और तमाम तरह के उद्योगपति, इंडस्ट्रीज और बड़े ऑफिसर्स
ये एक बड़ा नेक्सस है सर कि उद्योगपति, इंडस्ट्रीज, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, ये तीनों मिलकर इनकी वो बनाते हैं व्यवस्था और फिर वो उस व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बहुत सारी बार होता है। चंद्रा स्वामी के किस्से तो इतने सारे हैं कि कितने आरोप भी लगे, इतने आरोप लगे हैं उन पर, हथियारों की दलाली, हत्या के आरोप, हथियारों को लेकर तो बहुत बड़ा उन पर मामला चला, हवाला का कारोबार भी उन पर चला, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं ना उनका। और बल्कि जब ये राम जन्मभूमि का मसला चल रहा था तब भी वो उनको सलाह दे रहे थे कि क्या है, जबकि उनका कोई राम जन्मभूमि से लेना देना उस तरह से नहीं था। और चंद्रा स्वामी की इमेज कभी भी उस तरह के पॉजिटिव संतों के तौर पे नहीं रही। ये और एक महत्वपूर्ण बात है। मतलब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तो फिर भी योग गुरु के तौर पर, ये कितना अजीब एब्सर्ड सी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में खैर बाद में पत्रकारों को लगा कि साहब ये ज्योतिष और तंत्र मंत्र का भी ज्ञाता है या नहीं, ये भी डाउटफुल है, पर प्रधानमंत्री के स्तर पर इस तरह का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाता है। और सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वही कह रहा हूँ, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष। और यदि वो आश्रम आपने देखा होता तो वहाँ गाड़ियों की इतनी लंबी कतार और ऐसी गाड़ियां जिनके नाम भी शायद मैं तो नहीं जानता था, तो वो गाड़ियां, और वहां पर उस तरह के लोग पहुंचते जिनकी हस्ती या जिनका स्टेटस आप नहीं समझ सकते। लेकिन वो इसलिए क्योंकि जो लोग चंद्रा स्वामी के पास पहुंच रहे हैं वो उनके तंत्र ज्ञान के लिए नहीं पहुंच रहे, वो प्रॉक्सिमिटी टू प्राइम मिनिस्टर है। जैसे अभी जिक्र हो रहा था सतुआ बाबा का, तो प्रॉक्सिमिटी टू सीएम है। और ये जो स्टाइल है वो सब लोग समझते हैं कि कान में बोली, अब मैं कुलदीप जी के साथ थोड़ा सा पास खड़ा हो जाऊं तो लोग समझेंगे ये भी विजय त्रिवेदी बड़ा आदमी है। ठीक है, तो ये जो उल्टा होगा दरअसल मेरे बारे में प्रॉक्सिमिटी ऐसी होती है कि उसको लोग, ये नेता लोग और राजनेता के साथ साथ जो हमारे संत हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मैं इसमें किसी को अपमान नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा मैंने देखा, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी बहुत सारे साधु संत हैं जिन्होंने पिछली सरकारों में वो एक व्यवस्था, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं कैसे होता है जी, कि उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है संतों का, सो कॉल्ड जो संत है, मैं तो सो कॉल्ड ही बोलता हूँ, उनकी एक पूरी टीम होती है, पीआर टीम होती है, एक्सरसाइज टीम होती है। वो पहले बड़े बड़े लोगों को पकड़ते हैं कि भाई कुलदीप जी को पकड़ लीजिए तो लोगों को भरोसा होगा कि ये तो बड़े आदमी हैं। तो वो ऐसी टीम में उन लोगों को बुलाते हैं, वो उनके आश्रम में जाते हैं, फिर उनके साथ वो फोटोज होती हैं, तो धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और वो पॉलिटिकल लीडर्स को खास तौर से इस पर जोर देते हैं कि वो किसी तरह से आश्रम में आ जाए। वो आश्रम में आ जाते हैं, वहां पर उनका नाम होता है, उनकी फोटो होती है, और पॉलिटिकल लीडर उसके बाद सोचता है कि 50,000 लोगों की भीड़ हो रही है, समागम हो रहा है, उसमें संत के साथ बैठे हुए हैं, तो वो करते हैं। और वो उन्होंने, अच्छा, ज्यादातर जगह वो सब लोग अनाधिकृत कब्जा करते हैं जमीनों पर, बड़े आश्रम बनाते हैं और बड़ा काम करते हैं। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो, कुछ लोग जेल में भी हैं, हाँ। कुछ लोग जेल में नहीं है, हाँ। लेकिन वो सब लोग इस पर काम कर रहे हैं। और ये राजनेताओं का और संतों का एक पॉलिटिकल नेक्सस है, और उसका फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स उठाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स खास तौर से क्योंकि उनको लगता है कि उनका अपॉइंटमेंट, उनके नौकरी, उनका ट्रांसफर, ये सब काम चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 45 साल के नितिन नवीन ने बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। प्रधानमंत्री ने कह भी दिया कि अब नितिन नवीन उनके भी बॉस हैं, पर क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या नितिन नवीन बॉस होना छोड़िए एक शक्ति संपन्न अध्यक्ष होंगे? उनकी नई टीम में कौन लोग हो सकते हैं? और बीजेपी की उस वॉच टावर की कहानी क्या है? वो वॉच टावर की कहानी क्या है जिसने नितिन नवीन को अभूतपूर्व प्रमोशन दिलाया? और अपने भाषण में नितिन नवीन ने उसका जिक्र भी किया। इस पर बात करने के लिए हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप। पंकज झा हैं, पॉलिटिकल एडिटर दी ललन टॉप लखनऊ से। इस बार हमारे साथ वो जुड़े हैं, स्टूडियो में नहीं है। और नीलांजन मुखोपाध्याय जी हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की राजनीति पर कई वर्षों से, कई दशकों से नजर रखी है। बाबरी विध्वंस के बाद पुस्तक लिखी उन्होंने, नरेंद्र मोदी पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी किताब लिखी है। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष से अब अध्यक्ष हो गए। वो जो भाषण था पहला, प्रधानमंत्री के भाषण पर भी आऊंगा, उसकी चर्चा बहुत अधिक हुई। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के विषयों की बात है तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आदरणीय नितिन नवीन जी वे मेरे बॉस हैं। इस पर अपन आएंगे, लेकिन नितिन नवीन का जो मेडन स्पीच था पार्टी के भीतर, उसके सबसे बड़े हाईलाइट क्या रहे, या उसमें किन बिंदुओं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? उन्होंने
जेपी नड्डा को कोविड के समय पार्टी की ओर से किए गए कार्यों के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति, मैंने नरेंद्र मोदी जी आपसे ग्रीन रूम में बात करके, गुजरात में मैं एक बार जब आपके साथ कार्यक्रम में था और आपके भाषण के बाद ग्रीन रूम में आपसे बात की, और उस दिन मैंने ये जाना कि कोई व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब वो लोगों की भावना से खुद को जोड़ता है। पार्टी के भीतर उन्होंने कुछ कुछ युवाओं को संदेश भी दिया कि आप पार्टी के वॉच टावर की बात की कि ये वॉच टावर बहुत स्ट्रांग है, आप बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर मेहनत से काम करते रहिए, ये वॉच टावर आपको भी कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। तो बड़े मैसेजेस, क्या क्या इसके अर्थ क्या क्या निकाले गए? आप भाजपा दफ्तरों में किन किन बिंदुओं की चर्चा अधिक हुई भाषण के बाद? नितिन नवीन ने यह भी कहा कि ये 100 मीटर की जो रेस है, आप इसको 100 मीटर पे मत करिए, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है, और मैराथन के लिए आपको स्टेमिना चाहिए, स्पीड चाहिए, एक सामंजस्य बनना चाहिए, और उसको लेकर वो लगातार अभी कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष के बीच में उन्होंने जब भी भाषण दिया है, उन्होंने एक चीज और कही है कि राजनीति जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। आप अपना काम कीजिए, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाइए, सही से निभाएंगे, सही नतीजे देंगे, आपका डेडिकेशन अच्छा होगा तो पार्टी आला कमान, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको टिक कर लेगा कि आपकी उपयोगिता अब और कहां हो सकती है। नितिन नवीन, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संगठन में उनके पास एक अनुभव है, 5 बार के वो विधायक है, 2 बार मंत्री रह लिए, उसके साथ साथ युवा मोर्चा के प्रदेश में अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष के पद पे रहे, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने शहीद नमन यात्रा निकाली, उसके बाद एकता यात्रा थी अनुराग ठाकुर के लीडरशिप में, जिसके एक प्रमुख रणनीतिकार जो है नितिन नवीन थे। और नितिन नवीन सिक्किम के भी संगठन इंचार्ज थे, छत्तीसगढ़ में पहले सह संगठन चुनाव प्रभारी थे, और उसके बाद आप संगठन प्रभारी हैं। बड़ी चीज ये है कि आपका दायित्व ये संगठन तय करता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और आपको अपने काम पर फोकस करना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। अगले दिन एक बैठक की जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष थे, सभी संगठन मंत्री थे, सभी प्रदेशों के पूर्व अध्यक्ष थे, प्रभारी थे हर राज्य के। एक चीज कह दी कि आप काम कीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपको। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिनको जिम्मेदारी है वो लगकर मन से काम करें, कोई इधर उधर नहीं हो, रिजल्ट आने चाहिए और पॉजिटिव आने चाहिए। और नई नियुक्तियां भी विनोद तावड़े को, नई नियुक्ति विनोद तावड़े को जिम्मेदारी दे दी केरला की, लेकिन आप उसमें ये भी देखिए ना कि राम माधव की वापसी हुई जम्मू कश्मीर के बाद, उनको जो है अब बेंगलुरु में की जिम्मेदारी है उनके पास। तो ये कहीं ना कहीं छोटे शहर स्तर के चुनाव हैं, पर वापसी तो हो गई है जी। नहीं, छोटे स्तर के मत कहिए, उसका कारण ये है भूपेंद्र यादव ग्रेटर हैदराबाद के जब पिछली बार चुनाव थे ना कॉर्पोरेशन के, तब भूपेंद्र यादव उसके इंचार्ज थे, और गृह मंत्री अमित शाह बहुत माइन्यूट लेवल पर उसको वॉच कर रहे थे, उस पे देख रहे थे हर कामकाज को, और बहुत अच्छा परफॉर्म आया था भारतीय जनता पार्टी का। 44 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने तब वहां जीती थी। तो एक तरीके से जिम्मेदारियां तय कर दी हैं कि आपको काम करना है। ये नहीं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आपको जिम्मेदारी नहीं दी है तो आप बड़े नेता हैं तो आप नहीं, आपको डेडिकेट होकर काम करना है। ठीक है नीलांजन जी, एक सवाल जो एक जिसमें बात निकली ना वॉच टावर वाली, आपने इतने लंबे समय से बीजेपी और भारत मतलब उसकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका मातृ संगठन दोनों को देखा है, कवर किया है। एक पिछले कुछ वर्षों से, या अब बार बार ये बात होती है प्री मोदी और शाह के एरा से, और अब में ये जो वॉच टावर है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें किस किस का फीडबैक शामिल होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक समय बड़ी भूमिका होती थी, क्या बाद के दौर में वो कुछ सीमित होती गई है? जिसको कहते हैं ना कि पार्टी में किसको इम्प्रेस होना जरूरी है आपके एलिवेशन के लिए, तो आप इसका इंटरप्रिटेशन, आपकी इसकी व्याख्या क्या है? कुछ पुराने उदाहरणों के साथ भी अगर आप बताना चाहें। देखिए, पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद उसके चरित्र में और उसके कार्यकाल के जो स्टाइल है
इन दोनों में काफी हद तक फेरबदल हुआ है। हम लोग पहले की जो 2014 की जो पहले की जो पार्टी थी उसके बारे में बोला जाता था कि वो एक कॉलेजियल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। वो एक खास अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करता था, अनफॉर्चुनेटली मेरे को उसका हिंदी नहीं आता। कॉलेजियल स्टाइल है मतलब कि मैं समझा सकता हूँ कि बातचीत करके, बोलचाल करके, मतलब उसके बारे में जी। अगर कोई मतभेद भी है तो उसको बातचीत के द्वारा उसको एड्रेस करके रिजॉल्व किया जाता था, उसी तरह से बातचीत होती थी। 2014 के बाद से मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा मतलब एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आता है और उसी के बाद काम होता है। मुझे चर्चा का बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं दिखाई देता। अब नितिन नवीन जी का सिलेक्शन ही देखिए, जब 15 दिसंबर को जब उनका नाम घोषणा की गई कि वो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे, तो उस समय कोई जिक्र नहीं हुआ था कि ये फैसला लेने वाला पार्टी के अंदर कौन सी बॉडी थी। कम से कम मेरे ज्ञान में मतलब ये कोई नहीं हुआ कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था या नेशनल एग्जीक्यूटिव का फैसला था, या कुछ लोगों ने ऐसे ही मतलब आपस में बातचीत करके ही तय कर लिया। तो इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। पहले की जो मुझे पार्टी की याद आती है उसमें मतलब बाकायदा बोला जाता था हर फैसले के बारे में, ये फैसला नेशनल एग्जीक्यूटिव में लिया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात करें अगर हम, तो 2024 के चुनाव के बाद मतलब ये एक स्टेटेड फैक्ट है कि मोदी जी का जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से पार्लियामेंट्री पार्टी में चुनाव होना चाहिए उनके लीडर के हिसाब से, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्हीं को चुना जाता, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं की गई। डायरेक्टली एनडीए की मीटिंग में उनको एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के तौर पर उनको इलेक्ट किया गया, उनको डिक्लेयर किया गया, जो जैसे आप उस शब्द को इस्तेमाल करना चाहते। तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर के प्रोसेसेस जो हैं उसमें थोड़ी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट रहा है कि उतने ध्यान से सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट नहीं किए जा रहे। नए संदर्भों में अभी की जो राजनीति है, ये ऐसा नहीं लगता है कि ये तो एक थोड़ी सी आइडियलिस्टिक सी बात अब हो गई है? ये ठीक बात है, प्रक्रियागत पार्टी के अंदर लोकतंत्र कितना है क्या नहीं, पर आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की कॉम्पिटिटिव पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है पूरे देश में, कई जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर वो चुनाव लड़ती है। उसके यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चुनाव होता है उनके यहाँ, वो लगभग उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ऑफिशियल बयान में कह चुके हैं कि इस मसले पर फैसला तो हाईकमान करेगा। तो हाईकमान कौन सा है? मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष हैं, वो ये स्वीकार करते हैं कि राहुल गांधी जो कि एक सांसद हैं वो हाईकमान है, सोनिया गांधी जो कि अब सांसद भी नहीं है, क्या वो हाईकमान है? तो पार्टी के भीतर लोकतंत्र की इच्छा रखना किसी भी पार्टी के भीतर अब थोड़ा क्या जरूरत से ज्यादा आइडियलिस्टिक होना नहीं है? जिसकी सत्ता वो है, कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारतीय जनता पार्टी तो आइडियलिस्टिक थी। वो कहती थी पार्टी विद अ डिफरेंस। तो हम बाकी पार्टियों के अगर पथ पे चल रहे हैं तो हम उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? या तो भारतीय जनता पार्टी बोले वी आर नो लॉन्गर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। पार्टी के संविधान में ये बकायदा लिखा हुआ है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हर 3 महीने में होनी चाहिए, है बिल्कुल लिखा हुआ। तो या तो आप संविधान को अमेंड करिए, संशोधित करिए, या फिर मतलब उसको मानिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फील्ड पूरा ओपन हो जाता है कि जिस तरह की मैं बातचीत कर रहा हूं, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पार्टी के लोग इस फंक्शनिंग से खुश हैं, कहीं कोई विरोध आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एज अ राजनीतिक ऑब्जर्वर मैं ये मानता हूं कि मेरे को जो सुनने या पढ़ने वाले हैं उनके प्रति अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूं तो फिर मैं अपना काम को ठीक तरीके से नहीं करूं। मुझे ये कहना बहुत जरूरी है कि कई जो प्रोसेसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली लेड आउट है। मैं दोबारा से अभी कुछ दिन पहले एक बार दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय जनता का पढ़ा मैंने, तो ये सब चीजें लिखी हुई है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कितने पीरियड के बाद उसकी एक बैठक कम से कम होनी चाहिए। इन सब चीजों की जरूरत है और कैसे फैसला किस प्रोसेस से लिया जाता है उसकी जानकारी, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है 3 महीने या 4 महीने के अंदर होनी चाहिए। 3 कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है वो सालाना होनी चाहिए। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी आलाकमान फैसला लेगा, ये भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात को जो भी अध्यक्ष होते हैं वो यही कहते हैं कि पार्टी का आलाकमान फैसला लेता है, अध्यक्ष फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि पार्टी के अंदर जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड है। कई बार ऐसे कई मौके आए हैं जब अध्यक्ष जो हैं कुछ चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में अध्यक्ष के फैसले को बदला गया है, या कई ऐसी चीजें हुई जब अध्यक्ष ने कहा कि इस पे अंतिम फैसला मैं लूंगा क्योंकि अध्यक्ष ही ये जो पावर मेरे पास है उस पर। लेकिन चर्चा पार्लियामेंट्री बोर्ड में जरूर होती थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर चर्चाएं होती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष की बात भी सर्वोपरि हो, ये जरूरी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है भारतीय जनता पार्टी में। पंकज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये नितिन नवीन की मेडन स्पीच, उनकी पहली स्पीच अध्यक्ष बनने के बाद, उसके की पॉइंट्स, जैसे उनके बारे में कई बातें कही कि प्रदेश स्तर की राजनीति की, ठीक है कि 2023 में वो छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय प्रभारी के तौर पर उन्होंने काम किया और सक्सेसफुल काम किया, क्योंकि बहुत सारे ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। भूपेश बघेल का सेफ हाउस माना जा रहा था छत्तीसगढ़ को। वैसे समय में बीजेपी वहां से जीत करके आई, जिसका कई लोगों को श्रेय जाता है, पर उसका श्रेय प्रभारी होने के नाते नितिन नवीन को भी जाना चाहिए। 5 बार से विधायक हैं बांकीपुर से और बहुत कम उम्र में विधायक बन गए थे, तो 5 बार से विधायक होने का अनुभव तो है उनके पास, एक प्रतिनिधित्व लोगों का करने का तो अनुभव है। पर संगठन कौशल को लेकर के कुछ बातें हुई कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में अधिक काम किया है, अभी नौजवान हैं। उस नजरिए से उनके पहले भाषण को आप कैसे देख रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जिन वरिष्ठ नेताओं से आपकी बात हुई हो भाषण के बाद, उन्होंने उसको कैसे आंका है? देखिए, एक चीज को समझना होगा कुलदीप भाई कि जब पार्टी बीजेपी सत्ता में होती है तब उसका व्यवहार और काम करने का तरीका, और जब वो विपक्ष में होती है तो बिल्कुल अलग अलग होता है। ये बात सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नितिन नवीन पसंद आ गए तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और अब वो पूर्ण रूपेण अध्यक्ष हो गए। पिछले कई महीनों से हिमांशु बाबू इसके बारे में डिटेल बताएंगे, संघ और संगठन यानी बीजेपी के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी अलग अलग नामों पे, और उनका अनुभव, और कई राज्यों के प्रभारी रहे, ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उन सब पर सहमति नहीं बन पाई, तभी तो नितिन नवीन का नाम आया। अब जब नितिन नवीन बन गए हैं तो बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि कितने कर्मठ, कितने अनुभवी और कितनी बार के विधायक, लंबा चौड़ा अनुभव है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भाई वो मेरे बॉस हैं। वो क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को? क्योंकि अगर आप बीजेपी ऑफिस जाएंगे या पार्टी के सीनियर लीडर से बात करेंगे तो वो नितिन नवीन के बारे में क्या कह रहे थे, क्या सुन रहे थे, ये सबको पता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा है। दूसरी भी एक बड़ी बात बताता हूं, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। अध्यक्ष का कितना बड़ा रोल होता है ये सबको पता है कि जब नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के बारे में फैसला किया गया अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से, उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे जेना कृष्णमूर्ति, उनके पास कुछ पत्रकार पहुंचे तो उनको पता ही नहीं था इस फैसले के बारे में। जब जेपी नड्डा इतने साल तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आप उन तस्वीरों में जाकर देखिए, जिन राज्यों में चुनाव हुए, चाहे जिनसे गठबंधन करना हुआ, बड़े फैसले अमित शाह के यहाँ से हुए, उनसे मिलकर निकलते थे, बातचीत हो जाती थी। नड्डा जी को तो बहुत बाद में पता चलता था। ये सबको पता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, जो उन्होंने कहा नितिन नवीन ने, वो है वॉच टावर वाली बात। वो जो एक देखेंगे ना आप, एक लंबा सिलसिला था बीजेपी के अंदर में कि 9 बार के विधायक, 7 बार के सांसद, जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी में पंकज चौधरी। तो जो नए कार्यकर्ता हैं उनको लगता मेरा नंबर कब आएगा, सब जगह तो यही सब मठाधीश लोग बैठे रहेंगे तो हमारा नंबर कैसे आएगा, कब आएगा। नितिन नवीन को बनाने का एक बहुत बड़ा मैसेज ये गया है, और जिसको खुद उन्होंने रिटरेट किया नितिन नवीन ने, कि आप कहीं भी रहेंगे और पार्टी आपकी पहचान कर लेगी। तो वो इस अपने को देखते हुए उन सभी कार्यकर्ताओं में, खासतौर से युवा कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं कि भाई चूंकि इतने साल तक सेंटर में सत्ता में रहे, कई राज्यों में
बीजेपी जो है कई सालों से सत्ता में है, मध्य प्रदेश हो, ये आप जहां मैं लखनऊ में बैठा हूं, यूपी में, बिहार में कई सालों से एनडीए की सरकार है, तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में जकड़न की इनर्शिया आने लगती है। तो ये एक बात कहना कि नए कार्यकर्ता अगर उत्साह से और कर्मठता से मेहनत से काम करेंगे तो उनको वो जगह जिसके लिए वो चाहते हैं उन सबको वो जगह मिलेगा। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट जो है बड़ा मारक था कि नितिन नवीन ने जो ये बात कही है। लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या करना होता है ये सब जानते हैं। चूंकि पार्टी सत्ता में है, बहुत सारे फैसले जो है पहले ही से तय किए जाते रहे हैं। नितिन नवीन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आमतौर पर जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनके बीच काम बांटा जाता है। लेकिन कुछ अब चूंकि खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें बनाया है तो उनमें ताकत दी जा रही है और इसीलिए कई मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आप अगर गौर करेंगे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण रूपेण बनते ही, जैसे आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि केरल में चुनाव प्रभारी दे दी गए, राम माधव की फिर से एंट्री हो गई, एक अशोक परनामी जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जयपुर के मेयर रहे, जो कहा जा रहा है ना कि पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। बड़ा सा वो है कि बहुत सारे सीनियर लीडर्स में पता नहीं उनके पास क्या काम रहेगा, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। तो 72 साल के अशोक परनामी है, उनको भी तेलंगाना के लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए सह प्रभारी बनाया गया। तो अलग अलग कॉर्नर से मैसेज दे करके सबको एक साथ जोड़कर रखने की बात कहीं न कहीं नितिन नवीन के कंधे पर से रखकर की जा रही है, ताकि उनकी पोजीशनिंग बहुत बेहतर तरीके से एक मजे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हो, ऐसा मुझे दिख रहा है और समझ में आ रहा है। ठीक है नीलांजन जी, यहाँ से एक बात जो पंकज जी ने जिस ओर इशारा किया, जनरेशनल शिफ्ट की बार बार बात होती है और ये बीजेपी में पहले भी बात होती रही है इसकी। इसके पहले भी बहुत सारे नितिन पुरातन हो गए हैं, नितिन गडकरी जो कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, अब सड़क परिवहन मंत्री नितिन नवीन अब अध्यक्ष हैं। तो जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे तो अपनी उम्र के हिसाब से वो भी नौजवान थे, राजनाथ सिंह भी नौजवान थे जब पहली बार अध्यक्ष बने थे। जनरेशनल शिफ्ट की तरह इसको देखा जाए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेनियल पीढ़ी से आते हैं, जितनी पार्टी की उम्र है उतनी इनकी उम्र है, इन्होंने वो पुराना दौर देखा है और अब ये एआई का दौर भी देख रहे हैं, तो रेडियो भी देखा है, एआई भी देख रहे हैं। या इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल किया इन पर और एक सीनियर बीजेपी ऑफिशियल के हवाले से बिना नाम बताए ये छापा कि एक इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि नितिन नवीन की पूरी टीम जो है वैसी ही नौजवान होने वाली है, एक गुड मिक्स रहेगा अनुभव और नौजवान नेताओं के बीच में। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक अच्छे संतुलन के साथ आगे बढ़ेगी, ऐसा कोई जनरेशनल शिफ्ट की तरह नहीं होगा कि अब उनकी टीम भी लगातार नए, उसमें आप देखेंगे कि नए ही लोग होंगे उनकी टीम में। अब कहा जा रहा है सुनील बंसल भी हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं, कई वरिष्ठ लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई पार्टी इस तरह के, हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा को लेकर के इस तरह के नियम बनाए गए कि साहब 35 साल से अधिक उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का नहीं होगा, प्रदेश में 32 से अधिक का नहीं होगा, पर क्या पार्टी अब युवा की ओर, युवा लोगों को नेतृत्व देने की ओर ही बढ़ चली है, यही उसकी प्राथमिकता में है, ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है इससे? नीलांजन जी, मैं पंकज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमको भारतीय जनता पार्टी को तब देखना होगा जब वो सत्ता में होते हैं और या जब सत्ता में नहीं होते हैं, उन दोनों में बिल्कुल फर्क है। जनरेशनल शिफ्ट जब सत्ता में नहीं होते हैं तो वाकई अगर प्रेसिडेंट को चेंज कर दिया जाए और बिल्कुल नई पीढ़ी के होके आए, जैसे मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या उसके और पीछे चले जाइए, आप जनसंघ के समय चले जाइए, 1970 के दशक में पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के अध्यक्ष बने थे सबसे पहली बार जी, और उसके तुरंत बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी बने थे अध्यक्ष। दोनों जो हैं अपने 40s में थे, कम उम्र वाले लोग थे, और उन्होंने उस समय की जो एग्जिस्टिंग जो सीनियर लीडर्स थे, चाहे वो एमएल सोंडी हो या और लोग हों, तो उनको ओवरटेक करके ही वो बने थे। तो वो एक समय का जनरेशनल शिफ्ट हम लोगों ने देखा था जनसंघ में। उसके बाद हम लोगों ने किसी तरह का उस तरह जनरेशनल शिफ्ट नहीं देखा। जरूर कोशिश की गई थी जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जनक कृष्णमूर्ति जी के बाद बंगारू लक्ष्मण को लाया गया था, वो एक तरह से कम उम्र वाले थे। तो मैं ये कह रहा था कि जब सत्ता में होती है तो जनरेशनल शिफ्ट को हमको मेरे ख्याल से एकदम टॉप से देखा जाना चाहिए, टॉप यानी कि प्रधानमंत्री। तो जनरेशनल शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी में हम तब मानेंगे
जब शीर्ष के जो नेता हैं वो अनडाउटेडली, चाहे पार्टी संगठन में कोई पद हो या ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहां पे तो कोई जनरेशनल शिफ्ट हो नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मेजर जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। जो उनकी टीम निकल के आएगी, मुझे नहीं लगता कि एकदम मतलब रैंडम बेसिस पे जो लोग सीनियर हैं, जो नितिन नवीन जी से उम्र में बड़े हैं, उनको टीम में नहीं शामिल किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा ड्रास्टिक होगा। तो सोच पूछ के ओल्ड एंड द न्यू को बिल्कुल कंबाइन किया जाएगा, नए लोग लाए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों को लाया जाता है, इसका एक लंबा ट्रेडिशन है जिसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और वही चीज मैंने कहा कि ये मैं दूसरे पार्टी से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हमेशा से एक अलग किस्म की पार्टी के तौर पे देखेंगे। दूसरा एक और चीज मेरे ख्याल से छूट नहीं जाना चाहिए। हम लोगों ने 2-3 बार राम माधव जी का नाम लिया है। राम माधव जी बहुत सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, कुछ इलेक्शंस के मामले में उन्होंने बहुत सीनियर मेजर चार्जेस उन्होंने हैंडल किए हैं। और जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर वहां के भी किए हैं, और अब मतलब बेंगलोर में म्यूनिसिपल कमेटी के, तो एक तरह से हो सकता है कि उनके जो बिल्कुल निजी लोग समर्थक हैं, जो उनके मित्र हैं, वो मान सकते हैं कि उनका थोड़ा डिमोशन हुआ है। लेकिन ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी चुनाव को अनइम्पोर्टेंट नहीं मानती। ये एक बुनियादी फर्क है भारतीय जनता पार्टी और अदर बाकी पार्टियों में, कि वो हर चुनाव को उतने ही सीरियसली कंटेस्ट करती है जितना कि बाकी चुनाव में, जिसमें उनका चांस भी नहीं हो तो भी उनको देखेंगे कि वो चुनाव लड़ते हैं उतने सीरियसली। ये हम लोगों ने तब से देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही एक मार्जिनल फोर्स थी, 2 मात्र उनके लोकसभा में मेंबर होते थे, लेकिन फिर भी ऐसे लड़ते थे कि जैसे ये आखिरी लड़ाई। ये कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी का यूनिक है, जिसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनको ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। हिमांशु जी, टीम में नई टीम बनेगी, उसमें किन किन की एंट्री हो सकती है? कुछ नाम पता चले अभी आपको? देखिए, बिल्कुल नई टीम बननी है। उसमें यूथ यानी युवा और अनुभवी नेताओं का एक सामंजस्य बैठाया जाएगा, जैसा कि निरंजन जी ने बोला अभी या पंकज जी ने कहा। उसमें सुनील बंसल, तरुण चुग, विनोद तावड़े ये भी रहेंगे, और नए चेहरे उनको भी शामिल कराया जाएगा, क्योंकि महिला एक आनी है। उनके साथ साथ नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करना जो कंट्रोवर्सी से दूर हैं, पिछले दिनों में जिन पे कंट्रोवर्सी हुई, उन सबको अलग हटा के नए चेहरों के ऊपर तकसीद जो है वो की जाएगी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि एक संदेश देना है। और भारतीय जनता पार्टी कुछ नाम, नई टीम के कुछ नाम अभी आप नाम आज के दौर में गेस नहीं कर सकते। और राजेंद्र राठौड़ का नाम सुना? इनका राजेंद्र राठौड़, देखिए मैं वही कह रहा हूं, तो आप सतीश पूनिया का भी नाम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी लगातार जो है जिम्मेदारियां हैं। जैसे ग्रेटर हैदराबाद में उनको जिम्मेदारी दी गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो हरियाणा के इंचार्ज हैं। तो अगर जाट कम्युनिटी से लेना है तो सतीश पूनिया भी है, ऋतुराज सिन्हा भी हो सकते हैं। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, और आने वाले चुनावों के समीकरणों में जो फिट बैठेगा वो जो है पार्टी महासचिव, पार्टी के सचिव, उपाध्यक्ष पद पर विराजमान होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सोच समझ के फैसले लेती है, जिसका जिक्र निरंजन जी ने भी किया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसका जिक्र पंकज जी और निरंजन जी कर रहे थे ना, कि जब आप सत्ता में होते हैं, ये हर पार्टी के अंदर जब आप सत्ता में होते हैं आपका नेतृत्व मजबूत होता है। अगर आप सत्ता में नहीं है तो उस पर किस तरीके की स्थिति होती है, इसके कई उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी 2004 से 14 में सत्ता में नहीं थी। उमा भारती का किस्सा हम सबको याद होगा। अरुण शौरी ने 2009 के चुनाव हारने के बाद कहा था कि आरएसएस को बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बम्बार्डमेंट करना चाहिए। कितने लोग पार्टी छोड़कर गए थे, और फिर जब सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी तो वापस भी आए। अब क्योंकि अध्यक्ष के कामकाज को लेकर जिक्र किया था पंकज जी ने, मैं उसमें एक उदाहरण दे देता हूं। पंकज जी ने 2002 का जिक्र किया। एक पब्लिकली जो इंसिडेंट हुआ था 1995 में, जिसमें उस वक्त के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने मुंबई अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी
जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया बिना किसी से चर्चा किए। और अटल जी दूसरी तरफ से कहते रहे कि नहीं मैं नहीं आप, मैं नहीं आप। और अंततः जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है अटल जी। और उसके बाद अटल जी शांत हो गए और उस पर मोहर लग गई। दूसरी चीज, संजय जोशी ने जिन्ना विवाद के बाद जो है वो अटल बिहारी माफ कीजिएगा लाल कृष्ण आडवाणी से इस्तीफा मांग लिया था पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के अंदर कि आपको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त सत्ता में नहीं थी। और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो बयान दिया था उससे ना सिर्फ संघ, पार्टी का कार्यकर्ता भी जो है वो नाराज था। आप जब सत्ता में नहीं होते हैं तब नेतृत्व कमजोर होता है, आपके मुख्यमंत्री आपके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। कल्याण सिंह ने सत्ता में रहते हुए अटल जी के खिलाफ कहा था, गोविंदाचार्य हैं सत्ता में नहीं थे तो आप देखिए बाबूलाल मरांडी, उमा भारती, मदन लाल खुराना, बड़ी लंबी फहरिस्त है। ठीक है, जब आप सत्ता में रहेंगे आपका संगठन पे आपकी ग्रिप रहेगी और फैसले जो हैं वो कंसल्टेशन से ही होते हैं। बहुत सी जगहों पे नजर नहीं आता है, लेकिन कंसल्टेशन ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का जिक्र नहीं हुआ कहीं। ठीक है, पता नहीं वो हुई थी क्या बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड की? जी, जो हम लोगों को थोड़ी बहुत सूचना आई थी उसमें उस दिन प्रधानमंत्री आवास पे 2 बैठकें हुई थी। एक गुजरात के संगठन से संबंधित हुई थी और एक दूसरी बैठक थी, दूसरी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी। ऐसी भी सूचना नहीं आई। ऐसी भी नड्डा, अमित शाह ये लोग वहां पर थे। ठीक है, अच्छा ठीक। अब पंकज जी क्या एक बात बताइए, एक प्रश्न और है। नितिन नवीन अभी विधायक हैं और क्या वो विधायकी छोड़ करके, राज्यसभा के अप्रैल में चुनाव होने हैं बिहार से ही और भारतीय एनडीए के पास आराम से 4 सीटें निकल सकती हैं जो उसका अभी वहां बहुमत है, 4 राज्यसभा के पद एनडीए अपने हिस्से में ले सकता है। तो क्या नितिन नवीन विधायकी छोड़ करके राज्यसभा आकर के दिल्ली आएंगे, या फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी भी अध्यक्ष के लिए जिसके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं नए प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं रही, पश्चिम बंगाल, केरल, वहां पर अच्छा प्रदर्शन करना है, ज्यादा मेहनत करनी है उन्होंने कहा भी, तो वो पटना दिल्ली करते रहेंगे, विधायक की भूमिका तो ठीक से निभा नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा उनको दिल्ली ले आया जाए राज्यसभा सांसद बना करके। इसकी संभावना, इसके आसार हैं, या विधायक रहते हुए ही वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे? मुझे पता नहीं पहले कितने केस याद हुए, पर अमित शाह का केस याद है, जब पहली बार वो गुजरात से दिल्ली लाए गए थे अध्यक्ष बना करके, तो वो विधायक थे और एक समय के बाद, कुछ वक्फे के बाद जो है उनको केंद्र में लाया गया राज्यसभा सांसद बना करके। जो 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो इस तरह की कई हलकों में खबरें हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, अमित शाह के मामले का आपने जिक्र किया कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए फिर भी वहां पर वो विधायक थे और जाते भी रहते थे विधानसभा की बैठकों में, लेकिन उनका मसला कुछ और था। मुझे लगता है जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखें 27 की शुरुआत में यूपी का एक बड़ा विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा में अगर विधायक रहेंगे और बैठक में नहीं जाएंगे तो फिर उसको लेकर भी तमाम सवाल उठाए जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं और बिहार से ही 4 सीटें तो है, 5वीं सीट भी हो सकती है अगर एनडीए चाहे तो मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व और खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो फैसला ये होना चाहिए कि वो राज्यसभा पहुंच जाएं और यहीं दिल्ली में जमकर दूसरे प्रदेशों में भी जा सकें। कम से कम बिहार जाने की उनकी अनिवार्यता खत्म हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज है कुलदीप जी, जिसका जिक्र आपने किया कि गृह मंत्री अमित शाह 2014 में जब अध्यक्ष बने तो वो विधायक थे और 17 में उनको राज्यसभा वो गए चुनकर, लेकिन नितिन गडकरी भी जब अध्यक्ष बने थे तो वो एमएलसी थे। अच्छा, हाँ। और लगातार एमएलसी रहे और उन्होंने घोषणा की थी कि वो राज्यसभा के द्वारा जो है केंद्र की राजनीति में नहीं आएंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे 2014 का और तब वो आएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी ये चाहेगी कि नितिन नवीन अगर विधायक हैं वो विधायक रहें, वहां के विधानसभा के सत्रों में जो है वो भाग लें
लेकिन जब वो आए तो लोकसभा के सदस्य के रूप में आए या फिर बाद में राज्यसभा से आए, उनका ये जो कार्यकाल है इसको कंप्लीट कर ले। नीलांजन जी, आपसे बात करना चाहता हूं, आपके उस लेख पर आपने लिखा है वाई विल नितिन नबीन रियली बी मोदीज बॉस। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मेरे बॉस हैं अब और हम सभी के अध्यक्ष हैं वो। थोड़ा सा समझाइए इसको, मतलब मैं किस नजरिए से आप इसको कहना चाह रहे हैं। ये बात सही है, ये जग जाहिर भी है कि नरेंद्र मोदी इस समय देश के सबसे ताकतवर नेता हैं, तो पार्टी के भी सबसे ताकतवर नेता हैं, लेकिन उनका जो मैसेज था कि अब वो मेरे भी बॉस हैं, ये बात एक हद तक समझ में आती है कि जेपी नड्डा के समय भी पावर सेंटर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही रहे, लेकिन क्या जो जिसको कहते हैं पावर शेयरिंग, थोड़ी सी शक्तियां दी जानी स्वतंत्र तौर पर अध्यक्ष को, वो होगा या नहीं, उसको लेकर के आपकी आशंकाएं, संभावनाएं, आसार आप क्या सोचते हैं, वो थोड़ा बताइए। क्या नितिन नवीन शक्तिहीन किस्म के अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा आप लिखना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब ये बात की मतलब मोदी जी को कहने की जरूरत पड़ गई कि ये मेरे बॉस होंगे, तो वो तो यंग है इसलिए भी ना, कि नौजवान है इसलिए भी। यही दर्शाता है कि लोगों को डाउट था कि वो अध्यक्ष क्या वो सिर्फ नाम के वास्ते रहेंगे या वाकई उनके पास कोई पावर होगा, तो इसीलिए मोदी जी ने वो बात कही। तो मुझे नहीं लगता कि देखिए, और अगर आप कंपेयर करें कि 2014 के बाद कौन कौन अध्यक्ष, जो 2014 का चुनाव राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व के अंडर हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट बन गए अमित शाह जी। तो अमित शाह जी प्रेसिडेंट मतलब केंद्र की राजनीति में ना आए हुए भी, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचे लेवल के वो नेता बन गए थे, खास तौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस के बाद। आपको याद होगा 2014 में मोदी जी ने कहा था कि असली मैन ऑफ द मैच तो ये हैं, और अमित शाह जी के बारे में उन्होंने कहा था। उनको उस समय एक एमएलए से लेके केंद्र में टोटली हटाना उचित नहीं था, क्योंकि 13 साल बाद पहली बार गुजरात में एक पावर वैक्यूम हो गया। मोदी जी हट गए थे, भारतीय जनता पार्टी शायद, जैसे कि बाद के डेवलपमेंट्स ने दिखाया, उस तरह से तैयार नहीं थी, या जो बोलते हैं ना कि बैटन ठीक तरह से आनंदीबेन पटेल और जो पूरी जो गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट था, वो तैयार नहीं थे एक मोदी विहीन तरीके से सरकार और संगठन को चलाने के लिए। इसीलिए जितना स्टेबिलाइज हो पाया वो अमित शाह की वजह से हो पाया, क्योंकि वो लगातार वहां जाते रहे, हर सप्ताह में वो जाते थे वहां पे और जाके चीजों को स्टेबिलाइज करते थे। वही कारण है कि वो जो क्रूशियल दौर था उसको भारतीय जनता पार्टी सेफली बगैर किसी गड़बड़ के पास ऑन कर गई थी। उसके बाद 2019 में जब नड्डा जी को बनाया गया था, ये बात सही है कि नड्डा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हम उनको एज यंग रिपोर्टर सबसे पहली बार 90 के दशक में पहली बार मिले थे, जब वो भारतीय युवा जनता मोर्चा के अध्यक्ष होते थे राष्ट्रीय लेवल पे। उसके बाद वो 1-2 साल के बाद वो हिमाचल प्रदेश में चले गए, जहां उनकी मोदी जी से लगातार काम करते रहे। मुझे बल्कि याद भी है कि एक बार मोदी जी आए थे, जब वो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो हमसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके मतलब मित्र से मुलाकात होती रहती है लगातार नड्डा जी के बारे में। खैर नड्डा जी मित्र तो नहीं थे, लेकिन मोदी जी का वो बड़प्पन था कि उनको मतलब एज अ फ्रेंड करके उन्होंने रेफर किया था। लेकिन कहने की बात यह थी कि उनके वर्किंग रिलेशंस मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ उतने नहीं थे, लेकिन नड्डा जी बहुत ही मैलिएबल किस्म के हैं, वो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल मतलब समझ गए कि उनकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होनी है मोदी जी के पास, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है। उनकी मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों को लेकर अमित शाह जी से बातचीत लगातार ज्यादा होती रही। तो वो एक तरह से 3 लोगों की लीडरशिप बन गई, जो भारतीय जनता पार्टी में 2019 से लेके 15 दिसंबर 2025 तक की हमको देखने को मिला। उन्हीं के बीच में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन होता था। आपको कभी पूरे इस 6 साल के पीरियड में आपको कभी भी कोई मतलब ये बोलते हैं ना डिस्कॉर्डेंस की कभी आपको कोई महसूस नहीं किया गया। मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी की इनके आवाज अलग अलग दिशा में जा रहे पार्टी के किसी फैसले को लेकर। तो
जाहिर सी बात है एक और लेवल आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि नड्डा जी बहुत इन्वॉल्व होंगे पार्टी के संगठन के इश्यूज को लेके। वही चलता रहेगा कि एक लेवल पे प्रेसिडेंट रहेंगे, दूसरे लेवल पे अमित शाह जी रहेंगे और फाइनल लेवल पे मोदी जी एज द फाइनल आर्बिट्रेटर कि क्या होना चाहिए, अंतिम निर्णय उन्हीं का रहेगा। उस तरह से ये फंक्शन करेगी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो बात कही वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का जो पद है उसकी गरिमा को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा ये मेरे बॉस है। मैं ये मानता हूं। शुक्रिया आप सभी का। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, जो आप होंगे ही, तभी नेता नगरी देखते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो नेता नगरी में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।